हेलो एवरीवन, दिस इज भवेश शर्मा और आज बेसिकली तुम्हारे लिए लेके आ चुका हूँ नोट्स कंप्यूटर नेटवर्किंग के। हाँ, आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है। मैं तुम्हें जेनुअनली सच सच बताऊँगा इस वीडियो में क्या क्या हुआ है। कम से कम ये 8वीं या पता नहीं 12वीं बार वीडियो शूट हो रही है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट और मेन चीज़, पूरी पीडीएफ को हम कवर करने से अच्छा है ये सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ठीक है, मैंने सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में कर ली है। मैं सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा। शुरू करते हैं, देखो बिना किसी टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है ना। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क समझ लेते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को बेसिकली वायर या वायरलेसली कनेक्ट करना। ज़्यादातर वायर्ड होता है ये, वायरलेसली भी आप कर सकते हो, ठीक है, बट वायर्ड वाला ही इस हमारी बुक्स में दे रखा है। तो कनेक्ट करना दो या दो से अधिक पीसीज को, कंप्यूटर्स को आपस में, इज कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये वाला एरो भी अच्छा नहीं लग रहा, इस एरो को यहाँ से यहाँ ले जाता हूँ। अब इसका फ़ायदा क्या होता है, इसका फ़ायदे यहाँ पे दे रखे हैं। फ़ायदे क्या हैं, रिसोर्स शेयर कर सकते हैं, डाटा को शेयर कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। और ये जो कनेक्ट होते हैं दो तरीके से हो सकते हैं, विद वायर्ड और विद वायरलेस। वायरलेस के अंदर क्या होगा भैया, वायरलेस ईयरफोन्स आते हैं, जैसे ब्लूटूथ हो गई, वाईफाई हो गए, इनके थ्रू वायरलेस। और वायर्ड यानी कि केबल यानी कि तारें। तारें होती हैं तीन तरह की, तीनों तरह की तारों को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तीन तरह कौन कौन सी तारें होती है, ट्विस्टेड पेयर, देन यहाँ आ जाते हैं हम कोएक्सियल पेयर, कोएक्सियल, AXIAEAL जो भी है ये एक्सियल। और उसके बाद आते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ओवरऑल ये तीन तरह की जो होती हैं तारे होती हैं, है ना। इनके बारे में हम अब बात करेंगे। इसके इंपॉर्टेंस या नीड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले रिसोर्स को हम शेयर कर सकते हैं, डाटा को हम शेयर कर सकते हैं, सेंट्रलाइज डाटा मैनेजमेंट कर सकते हैं। कॉस्ट इफेक्टिव है ये, मतलब सस्ती पड़ेगी हमें, ज़्यादा महंगी नहीं पड़ेगी। रिमोट एक्सेस है, अगर तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास यानी कि यूज़र के पास इंटरनेट है, वो देश दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के इस नेटवर्क से जाके कनेक्ट हो सकता है। इम्प्रूव्ड कोलेब्रेशन, टीम वर्क ज़्यादा अच्छा हो सकता है कि अगर तुम भी किसी कोने में बैठे काम कर रहे हो, मैं देश दुनिया किसी और कोने में बैठे काम कर रहा हूँ, तो हम दोनों आपस में मिलजुल के काम कर सकते हैं, यानी कि इम्प्रूव्ड कोलेब्रेशन है। स्केलेबिलिटी है कि कल को कोई नया यूज़र आ गया, या 10 यूज़र आ गया, 50 यूज़र आ गया, 300 यूज़र आ गए, उन सबको एक साथ उसी नेटवर्क में बना के रखना इज कॉल्ड स्केलेबिलिटी। ठीक है जी, पहला हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। सेकंड वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको भी यहाँ से ये ले लेता हूँ, पहला वाला हो गया, सेकंड वाले पे चलते हैं। एक्सप्लेन HDLC, नाम ही पहली बार सुना है हमने भैया। पिगी बैकिंग और एट्यूनेशन, एट्यूनेशन आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, है ना। कमेंट के अंदर ना एक पर्सन ने लिख दिया था कि भाई इसको ऐसे नहीं ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। हाँ भाई, वो थोड़ा जल्दी के अंदर डेफिनेशन पढ़ते पढ़ते वो हो गया था, बाय डिफ़ॉल्ट वो थोड़ा सा इधर से उधर हो गया। HDLC को पहले समझ लेते हैं, मैं सर्च कर लेता हूँ, Ctrl+F, HDLC, सॉरी HDLC ये था, हाँ। डिफाइन HDLC एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पिगी बैकिंग। अब इसको हम समझ रहे हैं, सबसे पहले होता क्या है। स्टार्टिंग के डेफिनेशन तुम्हें थोड़ी सी अजीब लग सकती है, बट अभी के लिए तुम्हें बस ये समझना है कि पहले OSI की लेयर हम बता देते हैं। 7 लेयर होती हैं OSI के अंदर, ठीक है। 7 लेयर क्या है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। आई थिंक मैंने कर रखी है ये रही। ये वीडियो ना एक्चुअली बताऊँ भाई 11वीं बार बन रही है, 11th टाइम बन रही है, ठीक है। और दूसरी सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हमने बहुत कोशिशें करी है, बहुत सब हुआ है, उसके बाद जाके कहीं ये बनी है, ठीक है। तो हम थोड़ा समझ लेते हैं हुआ क्या है। मेरे साथ तो बहुत कुछ हुआ है, पर अभी हम क्वेश्चन में समझ लेते हैं OSI की लेयर क्या है ना। OBS स्टूडियो अच्छा है वैसे, पर इसके अंदर जब मैं वीडियो स्टॉप करता हूँ ना रिकॉर्डिंग की, वो भाई गायब हो गई। समझ रहे हो, दुख पीड़ा दर्द मेरा, समझ रहे हो। मैं सुबह 5:30 बजे से उठ के लगा हुआ हूँ, तो और 11:30 बज रही है, तो तुम आई होप सो समझ पा रहे हो क्या कुछ मामला बीता होगा मेरे साथ। आवाज़ सुन के लग रहा होगा, नहीं लग रहा तो भाई फील करो थोड़ा सा मेरे को। 7 लेयर होती हैं OSI के अंदर। पहला होता है फिजिकल डाटा, जो कि रियल में केबल्स, कनेक्टर्स, जो डाटा इधर से उधर ट्रांसफ़र हो रहा है, वो जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो फिजिकल लेयर में हो रही होती है। डाटा लिंक लेयर के अंदर एरर फ्री डाटा को लिंक करने का, यानी कम्युनिकेशन बिठाने का एक तरीका है जो कि एरर फ्री होगा। नेटवर्क लेयर, कौन से नेटवर्क के थ्रू जो है डाटा जाएगा उसे कहते हैं हम नेटवर्क लेयर।
ट्रांसपोर्ट लेयर कौन से रास्ते से जाएगा, कितनी देर में एक जो डाटा है वो दूसरी जगह तक जाएगा, उसे बोलते हैं सेशन लेयर। कैसे प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर कौन सी एप्लीकेशन में जाएगा। ये एक फ़ोन है, फ़ोन 1। ये है दूसरा फ़ोन जिसे मैं नाम दे रहा हूँ फ़ोन 2 का। ठीक है जी। ये दोनों आपस में अंदर जो ऐप चला रहे हैं वो चला रहे हैं व्हाट्सएप। भाई अमीर लोग हैं भाई, व्हाट्सएप चला रहे हैं। ठीक है, ये भी क्या चला रहे हैं, ये भी भैया व्हाट्सएप चला रहे हैं। अब कुल मिला के बात क्या है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को बेसिकली जो है व्हाट्सएप पे कुछ मैसेज भेजा। मैसेज है हाउ द डाटा ट्रेवल। अब कुल मिला के कहोगे भाई ये क्या मैसेज हुआ। पहली बात, ये जो मैसेज है ये OSI की फुल फॉर्म वो है, बेसिकली इसका वर्क है OSI का। OSI क्या करती है, OSI बेसिकली ये अपना डिफाइन करती है कि एक जगह से दूसरी जगह जो डाटा है वो ट्रैवल कैसे हो रहा है, वो काम होता है OSI का, OSI लेयर का। OSI का लेयर अगर आपसे पूछे कल कल को क्या करती है, तो OSI की जो लेयर है वो काम यही करती है कि एक जगह से दूसरी जगह को डाटा ट्रैवल करने का पाथ बताती है। पाथ नहीं कहूँगा, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताती है एक जगह से दूसरी जगह डाटा ट्रांसफ़र करने का। ये कोई एक्चुअल लेयर नहीं है, ये किसी भी तरह से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअल कैसे होता है वो नहीं बताती है, बस लेयर से बताती है कैसे ऐसा किया जा सकता है, बताता नहीं कि होता कैसे है। तो हम ये सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये रियल लाइफ में यूज़ नहीं होता है। पहली चीज़ मैंने यहाँ कर दी है क्लियर। दूसरे पे आते हैं। दूसरा फिजिकल डाटा, एक जगह से दूसरी जगह जो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, जैसे हाउ द डाटा ट्रैवल, ये डाटा ट्रैवल का कहाँ से कहाँ हो रहा है। या फिर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हाय भाई हाय भाई क्या हाल है। ये मैंने कुछ रैंडम सा कोड लिख दिया। तो बेसिकली इस जगह से इस जगह ये जो मैसेज, जो एक्चुअल मैसेज ट्रैवल हो रहा है, इसे हम बोल रहे हैं OSI का फिजिकल डाटा लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या है, एक व्हाट्सएप से दूसरे व्हाट्सएप के बीच में जो लिंक हुआ है, जो कनेक्शन बैठा है, उसे हम बोलते हैं डाटा लिंक लेयर। नेटवर्क कौन से नेटवर्क के थ्रू जाएगी, अगर तुम्हें नॉर्मली नेटवर्क के बारे में नहीं पता तो नेटवर्क को इतना समझ लो कि वाईफाई के थ्रू जाएगी, ब्लूटूथ के थ्रू जाएगी, या किसके ब्लूटूथ हनी सिंह के गाने ब्लूटूथ के थ्रू जो हम नॉर्मली शेयर करते थे पहले। अगर नहीं करा तो भाई कोई बात नहीं, किसी और के करे होंगे, करे तो ज़रूर होंगे, है ना। तो उसके बाद आते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर की। ये वाईफाई ब्लूटूथ की से तो जाएगी, पर ये ट्रांसपोर्ट होगी कैसे, एक जगह से दूसरी जगह जाएगी कैसे, इसको हम बोल रहे हैं क्या, ट्रांसपोर्ट लेयर। सेशन लेयर, एक जगह से दूसरी जगह जाने में कितनी मिली सेकेंड या कितने सेकंड से लगे। जैसे मान लो मेरे को 0.587 सेकंड लगे एक जगह से एक मैसेज को दूसरे मैसेज तक पहुंचाने के लिए, तो इसे हम बोलता हूँ बेसिकली सेशन लेयर। सेशन वो टाइम है जो मैसेज को पहुंचाने में टाइम लगा। प्रेजेंटेशन लेयर क्या है, प्रेजेंटेशन लेयर का बेस्ट एग्जांपल है, मैं ये 10 बार कर चुका हूँ। देखो मेरे को तो आदत हो गई है, बट तुम्हारे लिए शायद नया होगा, तो थोड़ा सा सब्र बना के रखना भैया। हाँ, ये बेसिकली मैं दिखा रहा था कि जब तुम्हारी तरफ से मैसेज जाता है तो वो इस साइड से जाता है, राइट हैंड साइड, और जब यूज़र को रिसीव होता है तो वो लेफ्ट हैंड साइड से उसको रिसीव होता है ना। कि भाई तुमने मैसेज भेजा 8 PM आई थिंक, 8 PM आई थिंक, उसको यहाँ नहीं दिखेगा, राइट साइड नहीं दिखेगा, उसको वो लेफ्ट साइड में दिखेगा, है ना। कुल मिला के तो ये जितने भी चीज़ें होती हैं ये सारी कहलाती हैं हमारी ये हमारे बेसिकली किस में आता है, ये हमारा आता है प्रेजेंटेशन लेयर में, कि डाटा प्रेजेंट कैसे हो रहा है। और एप्लीकेशन लेयर में कौन सी एप्लीकेशन यूज़ हो रही है, हमारे वाले केस में था व्हाट्सएप, है ना, व्हाट्सएप था तो व्हाट्सएप यूज़ हो रहा है। ठीक है जी, अगले वाले क्वेश्चन में बात करते हैं। अगले वाला क्वेश्चन कौन सा है, OSI की लेयर हमने कर ली है। उसके बाद आते हैं OSI की लेयर, सबसे पहले देख लेता हूँ। ये रहा OSI की लेयर, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद आते हैं सारे लेयर्स को डिफाइन कर रखा है, उनको आप जाके एक बार ऊपर ऊपर से थ्योरी पढ़ सकते हैं। कंपेयर करना है TCP को IP मॉडल से विद प्रॉपर डायग्राम। देखो डायग्राम और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जो बार बार आता है, लिख भी रखा है। TCP और IP मॉडल को कैसे कंपेयर करना उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। हाउ ए TCP मॉडल कंपेयर विद OSI मॉडल। यहाँ पे जो कंपैरिजन हो रखा है, यहाँ पे पॉइंट वाइज कंपैरिजन हो रखा है। एक्चुअली कंपैरिजन आप लाइन ड्रॉ करके जो ऐसे वो बनाते हैं, 2 कॉलम बनाएंगे, उनके बीच में ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, एक साइड लिखेंगे OSI, एक साइड लिखेंगे TCP IP, ऐसे करेंगे आप, है ना। बट यहाँ पे हमने एक रैंडम सा ऐसे ही बना दिया है कि भाई मीनिंग के हिसाब से डिफ्रेंशिएट, लेयर के हिसाब से डिफ्रेंशिएट, ऐसे ऐसे डिफ्रेंशिएट कर रखा है।
समझते हैं इन दोनों के बारे में डिटेल में, होता क्या है, एक एक चीज़ को विस्तार से समझेंगे, मज़ा आएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़ ओ एस आई। और यहाँ पे दूसरी तरफ मैं लिख देता हूँ, एक सेकंड, OSI नहीं, ये लिख देते हैं। और मैं यहाँ से एक बीच में लाइन खींच देता हूँ। मैं पूरा कॉलम में बना रहा हूँ, आपको पॉइंट कैसे लिखने हैं बिल्कुल सेम बता रहा हूँ। ये पूरा है हमारा OSI, ठीक है, OSI। और ये हमारा TCP और IP, TCP/IP मॉडल। OSI मॉडल और TCP/IP मॉडल में फ़र्क समझते हैं। पहला पहला जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, रियल में ये काम नहीं करता, ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। क्या समझे, ये है कॉन्सेप्चुअल मॉडल। अच्छा जी, ये रियल में काम नहीं करता, हाँ जी, ये रियल में काम नहीं करता। TCP/IP मॉडल क्या है, रियल टाइम मॉडल है, जो कि एक्चुअली में यूज़ होता है रियल टाइम में, रियल टाइम कनेक्शंस में यूज़ होता है TCP और IP मॉडल। सेकंड वाले डिफरेंस के ऊपर बात करते हैं। सेकंड वाला डिफरेंस क्या है, सेकंड वाला डिफरेंस समझते हैं। सेकंड वाला डिफरेंस है बनाया किस किसने, समझते हैं बनाया किस किसने। इसको हमारा OSI मॉडल को ISO नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन, ORGANIZATION ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। और इसको बनाया है यूएस की, इसको यूएस ने बनाया है TCP/IP को, तो ये बनाया है यूएस की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, DOD बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने बनाया है। अच्छा, कब बना था वो भी तुम लिख सकते हो, ये बना था 1970s में US डिपार्टमेंट का। और ये बना था हमारा ISO वाला 1984 में। अच्छा, मेरे को सन याद है भैया, जब 11 बार मैं पढ़ूंगा तो मेरे को सन भी याद हो जाएंगे, मेरे को किसने बनाया, क्या बनाया, क्यों बनाया, सब याद हो जाएगा ना। तो वही हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पे जी। थर्ड पॉइंट क्या है, इनकी लेयर कितनी है। ISO की तो हम 7 लेयर पढ़ के आए हैं, ISO की हम 7 लेयर पढ़ के आए हैं। ISO हैज़ 7 लेयर्स, ठीक है जी। ISO अगर 7 लेयर का है तो कुल मिला के हमारा जो TCP और IP है वो कितनी लेयर का होगा, वो कितनी लेयर का होगा उसको समझते हैं। TCP/IP जो होगा, TCP/IP मॉडल स्लैश आएगा /IP मॉडल हैज़ 4 लेयर या 4 लेयर्स। बेसिकली ये हो गए हमारे 3 मेजर डिफरेंस कि ये किसने बनाया था, इनका काम क्या है, ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है, ये रियल मॉडल है, इसके 7 लेयर हैं, इसकी 4 लेयर है। थोड़ा सा हम थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। OSI की फुल फॉर्म, हाँ फुल फॉर्म में लिख सकते हो। फुल फॉर्म है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, जो कि है OSI की फुल फॉर्म, जिसको डेवलप किया था ISO ने, यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है जी। उसके बाद TCP की फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। IP की क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक अलग से मॉडल है जो कि बनाया था US के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, जो कि मैंने तुम्हें बताया, जिसको बोलते हैं DOD, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। OSI की 7 लेयर हैं मैंने बताया था, और TCP की 4 लेयर हैं। OSI की जो 7 लेयर हैं, वही 7 की 7 लेयर में से ही कुछ लेयर जो हैं हमारे TCP और IP मॉडल में आती है। फॉर एग्जांपल, पहला है इंटरनेट एक्सेस, यानी कि लिंकिंग लेयर, डाटा लिंक लेयर जो थी वो इसमें भी है TCP/IP में। सेकंड लेयर का नाम है इंटरनेट लेयर। थर्ड लेयर का नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट, डाटा को ट्रांसपोर्ट करना। फोर्थ लेयर का नाम है एप्लीकेशन लेयर। 4 ही लेयर पे मेजरली ये काम करता है TCP और IP प्रोटोकॉल। डेवलप किसने किया था, OSI मॉडल डेवलप किया था ISO ने इन 1984, जैसे कि मैंने बताया था 1984 ध्यान रखना है, और ISO ने ही इसको डेवलप किया था, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। TCP और IP मॉडल किसने किया था, TCP और IP किया था US के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने 1970s में। 70s के आगे S लगा देना, कि 70s के आगे किसी भी ईयर में किया जा सकता है, एग्जैक्ट ईयर हमें नहीं पता। तो कुल मिला के 1970s में किया था, यही मैंने भी आपको उसमें बताया था। इनका पर्पज़ क्या था, OSI मॉडल तो सिर्फ टीचिंग मॉडल है, समझाने के लिए मॉडल है कि एक्चुअली डाटा के साथ होता क्या है। और जबकि TCP और IP जो मॉडल है वो रियल वर्ल्ड कनेक्शन ओवर द इंटरनेट मॉडल है, यानी कि वो रियल वर्ल्ड के कनेक्शंस को इंटरनेट पे एक्चुअली कनेक्ट करता है। अप्रोचेज क्या हैं, OSI मॉडल की जो अप्रोच है वो टॉप से डाउन की अप्रोच है,
और टीसीपी और आईपी की क्या है, बॉटम से अप की अप्रोच। ये दो अप्रोच होती है, टॉप से डाउन और बॉटम से अप। तो यही दोनों अप्रोच हैं। डिपेंडेंसी ऑफ प्रोटोकॉल्स क्या है, इट ओनली डिफाइन ईच लेयर व्हाट शुड नॉट हाउ। ओएसआई मॉडल क्या बताता है, ओएसआई मॉडल बताता है कि हर एक लेयर ऐसी ऐसी है, ये नहीं बताता कि उसके अंदर क्या करना है, उनका वर्क क्या है। ओएसआई मॉडल ये नहीं बताता। ओ टीसीपी और आईपी मॉडल क्या करते हैं, ये बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पे बने हैं, जैसे कि टीसीपी, आईपी, एफटीपी, एसएमटीपी। एसएमटीपी की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसका पूरा एक अलग से क्वेश्चन आएगा सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का। एफटीपी की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। टीसीपी की मैं बता चुका हूँ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आईपी की बता चुका हूँ इंटरनेट प्रोटोकॉल। एरर हैंडलिंग क्या है, ओएसआई मॉडल में एरर हैंडल दो जगह होते हैं। सबसे पहले होता है डाटा लिंक लेयर में, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। कहाँ होते हैं, एक बार मेरे साथ रिपीट करना है। पहला होता है डाटा लिंक लेयर में, दूसरा होता है ट्रांसपोर्ट लेयर में। रिपीट करना है मेरे साथ। अगर तुम वीडियो देख रहे हो थोड़ा जोश के साथ वीडियो देखो। अगर ऐसे ही हाथ मुंह के नीचे ऐसे रख के अगर तुम सिर्फ वीडियो देख रहे हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे साथ रिपीट करने में मज़ा आएगा, ताकि हम थोड़ा समझ पाएँ कि तुम्हें कितना याद हो रहा है, कितना समझ आ रहा है। और टीसीपी के अंदर सिर्फ सिर्फ ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर ही देखा जाता है, एरर चेक किया जाता है। ओएसआई मॉडल में किस किस में है, डाटा लिंक लेयर में और किस में, ट्रांसपोर्ट लेयर में, है ना। और टीसीपी के अंदर सिर्फ सिर्फ है ट्रांसपोर्ट लेयर में। कम्युनिकेशन सर्विस के बारे में बात करते हैं। कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड बोथ कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विस। दो तरह की सर्विस होती है, कनेक्शन सर्विस और कनेक्शन लेस सर्विस। कनेक्शन सर्विस में हमें बेसिकली तारों के साथ कनेक्ट करके सारी चीज़ें कनेक्ट करके एंड ऑल सब चीज़ बेसिकली हमें करनी पड़ती हैं, है ना। और कनेक्शन लेस सर्विस में हमें इतना कोई झाड़ पंगा नहीं पालना होता, हम डायरेक्ट चीज़ें कर सकते हैं। टीसीपी और आईपी मॉडल क्या है, सपोर्ट बहुत ही सर्विस करती है, टीसीपी और यूडीपी। टीसीपी यानी कि वो कनेक्शन जो कनेक्शन ओरिएंटेड है, यूडीपी यानी कि कनेक्शन लेस सर्विस। यूडीपी बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, टीसीपी थोड़ा सा रिलायबल और सिक्योर होता है ना। रिलायबल का मतलब क्या है, थोड़ा स्लो होगा पर सिक्योर होगा। अच्छा, यूसेज के बारे में इनके आगे डायग्राम बना के, नीट डायग्राम। तो नीट डायग्राम के लिए ओएसआई के 7 मॉडल की एक फ़ोटो है, वो बना देना। टीसीपी और आईपी कॉन्सेप्ट की एक फ़ोटो है 4 लेयर की, वो बना देना। ये यहाँ पे होता है हमारा क्वेश्चन ख़त्म। अब हमें बताना है नेटवर्क की टोपोलॉजीज़ क्या होती है। पहले समझते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी होता क्या है। नेटवर्क के अंदर टोपोलॉजी का मतलब है क्या, ये वर्ड किस चीज़ को रेफर कर रहा है, इसको समझना है सबसे पहले हमें। मेजर चीज़ है, समझना है। जब तक नहीं समझेंगे दिमाग में नहीं घुसेगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर है। क्या है, अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर है। अगर हमने 15-20 कंप्यूटर एक अरेंजमेंट में बिठा दिए, जैसे मान लो अगर हमने 15-20 कंप्यूटर एक सीधी लाइन में बिठा दिए, फॉर एग्जांपल ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है ना। इसी को, इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये कंप्यूटर हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पाँचवा हो गया। ऐसे ऐसे मैंने एक सिंगल लाइन में बिठा दिए सारे कंप्यूटर। तो इससे मैं कहूँगा बस टोपोलॉजी कहूँगा, यानी सिंगल एक वायर जा रही है, उससे सारे के सारे हमारे पीसी कनेक्टेड हैं। इसे मैं कहूँगा बस टोपोलॉजी। जैसे बस के अंदर क्या होता है, बस के अंदर क्या होता है, बस की समझना, बस की टेक्नोलॉजी क्या होती है। मान लो ये पूरी की पूरी एक बस है ना। मान लो ये पूरी की पूरी एक बस है। तो इसके अंदर क्या होगा, पैसेंजर जो है राइट साइड भी बैठेंगे, सीट्स होती हैं भाई राइट साइड बैठने की, यहाँ पे सीट्स होंगी, है ना। और पैसेंजर को बैठने के लिए लेफ्ट साइड भी सीट दी जाती है। यहाँ पे तो 2 या ट्रिपलिंग की सीट होती है इंडिया में। तो मेरे को बाहर का अगर कोई पर्सन देख रहा हो वीडियो, वैसे तो देखेगा, क्यों, क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी में कोई बाहर का बच्चा नहीं आता, इंडिया के ही बच्चे आते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट और राइट में कुछ सीट्स दी होती हैं बैठने के लिए। और बीच में क्या होता है, बीच में रास्ता होता है जाने आने जाने का। उसको भी आजकल हम खड़े होके, मतलब उसको भी हमने ट्रैवल के लिए यूज़ करने लग गए हैं कि बसों के अंदर खड़े होके भी जा सकते हैं, बीच में तुम घुस जाओ। वहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, पर नॉर्मली वो जो रास्ता होता है वो आने जाने का रास्ता होता है, और लेफ्ट और राइट साइड हम पर्सन बिठाते हैं। सेम होता है बस टोपोलॉजी में यहाँ, कि एक एक बिल्कुल सीधी सी लाइन, एक सीधी सी मोटी सी केबल जा रही है, उसके लेफ्ट और राइट साइड में, या तो लेफ्ट साइड में या राइट साइड में यहाँ पे कुछ कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। तो इसे हम बोल रहे हैं बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी, इसे हम क्या कह रहे हैं, बस टोपोलॉजी। सेम एज बस की तरह काम करती है, ठीक है जी। अब मैं क्या कह रहा हूँ, आने जाने के रास्ते के अंदर अगर मैं बहुत बड़ी सी एक अटैची लेके आया, कुछ बैग सा लेके आया भारी सा, मैं हरियाणा से आया हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरी मम्मी ने, मेरे पापा ने, सब ने मेरे को कुछ बहुत भारी सा अटैची से दे दी है। मैंने उस बस के बिल्कुल बीचों बीच रख दिया। अब भाई बीचों बीच रख दिया तो ना पीछे वाले आगे जा सकते ना आगे वाले पीछे जा सकते।
कनेक्शन वहाँ ख़त्म कर दिया, क्योंकि मैंने बहुत बड़ी सी अटैची है जिसने पूरा रास्ता ब्लॉक कर दिया। होगा क्या इससे? होगा ये कि अगर मैंने वो अटैची बीच के अंदर रख दी है तो यानी कि मैंने वो कनेक्शन काट दिया है। जो मेन तार जा रही थी, ये जो तार है ये क्या हो चुकी है, ये कट जाएगी। अगर ये कट गई तो एक समस्या क्या हो जाएगी, ना आगे वाले पीछे वाले कंप्यूटर से बात कर सकते हैं और ना पीछे वाले आगे वाले कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। ये बैकबोन होती है इस ये जो वायर है, जो मेन वायर है, इसको हम बोलते हैं बैकबोन केबल, है ना। तो इसी के बारे में यहाँ बता रखा है। बस के अंदर आता हूँ सबसे पहले, कहाँ है बस, बस ये रही थर्ड नंबर पे बस टेक्नोलॉजी। ऑल कंप्यूटर आर कनेक्टेड इन ए सिंगल सेंट्रल केबल, एक ही केबल से कनेक्टेड है, जिसको हम बोलते हैं बस या बैकबोन। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है भाई, इजी टू, देखो इजी टू इंस्टॉल, तो जहाँ तुम्हें मामला जल्दी समझ आ रहा है वो है इजी टू इंस्टॉल। इजी टू इंस्टॉल है और इसमें कम तारे चाहिए। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज है कि अगर एक मेन केबल बंद हो गई, फेल हो गई, इसका मतलब है कि सारे का सारा हमारा पूरा नेटवर्क क्या हो गया, ख़राब हो गया। अगर एक केबल बंद हो गई तो सारा का सारा नेटवर्क, पूरा नेटवर्क ख़राब हो गया। ठीक है, उसके बाद आते हैं स्टार पे। अच्छा, कभी स्टार बनाया ज़िंदगी में? देखो भाई, हम नोटों में बहुत ज़्यादा स्टार बनाते थे। स्टार क्या होता है? स्टार कुछ नहीं होता, एक शेप होती है। शेप कैसे बनती है, ऐसे 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 करके कुछ एक स्टार बना देते थे कि ये बन गया जी स्टार। अब स्टार के अंदर क्या होता है, बीच की जितनी भी लाइन्स हैं वो तुम गायब कर दो, बीच की जितनी भी लाइन से वो तुम गायब कर दो। फॉर एग्जांपल, समझा नहीं भैया, मैं समझाते हैं। स्टार के अंदर क्या होता है, देखो ये जितनी भी गए हैं इनकी कॉर्नर्स देखो, कॉर्नर्स कितने कॉर्नर्स हैं। एक कॉर्नर ये है, दूसरा कॉर्नर ये है, तीसरा कॉर्नर ये है, चौथा कॉर्नर ये है, पांचवा कॉर्नर ये है। ये पांचों के पांचों कॉर्नर्स की जो लाइन्स हैं, ये जो पांचों के पांचों कॉर्नर्स की जो लाइन्स हैं वो कहाँ से जा रही हैं, वो जा रही हैं सेंट्रल हब से। ये जो हब है यहाँ से जा रही हैं वो पांचों कॉर्नर्स की लाइन्स। हाँ या ना, जा रही है नहीं जा रही, रिपीट करो मेरे साथ। ये जो पांचों कॉर्नर है, कॉर्नर्स देखने हैं हमें, क्या देखने हैं हमें, कॉर्नर्स देखने हैं। इन पांचों कॉर्नर्स की जो लाइन है वो बीच एक सेंट्रल हब से जा रही हैं। अगर कल को मैं सारे के सारे दो चार और ऐसे ऐसे कॉर्नर्स कुछ बना दूं कि लो जी एक कॉर्नर ये बन गया, एक कॉर्नर ऐसे ऐसे ये बन गया, तो यहाँ ये सारे भी कहाँ से जाएंगे, सेंट्रल हब से ही जाएंगे। अगर कल को यही हब, यही स्विच, ये कुछ भी हो सकता है, एक सर्वर है मान लो, ये खराब हो गया तो ये पूरा पूरा नेटवर्क क्या हो जाएगा, सारा का सारा नेटवर्क क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है जी, तो यही हुआ है। ऑल कंप्यूटर्स और नोट्स आर कनेक्टेड टू ए सेंट्रल डिवाइस, जिसको हम बोलते हैं हब या स्विच। सारे के सारे कंप्यूटर, सारे के सारे नेटवर्क एक मेन चीज से कनेक्ट होंगे जिसको हम बोलेंगे हब या स्विच। अगर वो फेल तो सबके सब फेल। एडवांटेज क्या है, एडवांटेज है ईजी टू इंस्टॉल है, सबसे पहले एडवांटेज तो यही, ईजी टू इंस्टॉल है। एक कंप्यूटर, एक अगर पीसी फेल हो जाता है तो उससे दूसरे किसी भी पीसी को इफेक्ट नहीं होगा, पूरा नेटवर्क पूरा डाउन नहीं होगा अगर एक पीसी बंद होता है तो, है ना। पर इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर मेन स्विच या मेन हब या जो भी मेन सेंट्रल सर्वर है वो खराब होगा तो सारा का सारा नेटवर्क खत्म हो जाएगा। और इसके अंदर और ज़्यादा केबल्स चाहिए होती हैं एज कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। बस के लिए हमें ज़्यादा इसमें केबल चाहिए होती है। रिंग क्या है, अच्छा, अगर आपने किसी अपने प्रिय को कभी अंगूठी दी हो, रिंग दी हो, तो तुम्हें पता होता है। वैसे आज तक मैंने नहीं दी ना, तो मतलब मेरे को थोड़ा कम पता है, पर फिर भी अगर तुमने दी है तो तुम्हें पता होगा। एक सर्कल टाइप की एक रिंग होती है, रिंग ज़्यादातर एक सर्कल टाइप में ही होती है। तो सर्कल टाइप के रिंग के अंदर क्या होता है कि मैंने क्या बताया था, नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, एक अरेंजमेंट है, कंप्यूटर को बिठाने का, एक अरेंज करने का एक तरीका है। यही तो मैंने बताया था। रिपीट करना है यार मेरे साथ, जब मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ तो आई थिंक ये इंपॉर्टेंट होगी। तो रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है कि अगर हमने कंप्यूटर को एक रिंग की शेप में बिठाया, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्यूटर नेटवर्क, है ना। तो रिंग की शेप में बिठाना क्या, यानी कि इन हर एक जगह पे यहाँ पे कंप्यूटर बैठे हुए हैं। एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, एक कंप्यूटर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। इन सारी जगह अगर कंप्यूटर बैठे हुए हैं तो ये सारा क्या बन गया, हमारा रिंग टोपोलॉजी बन गई है। अगर तुम्हें इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नींद आ रही है तो तुम जैसा हरामखोर नहीं है कोई, जेन्युइनली बता रहा हूँ, थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ। एक्टिव किस लिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए सुबह 5:30 बजे से लगे हुए हैं और 12 बज रही है, ना कुछ खाया ना कुछ पिया है। तो मेरे लिए थोड़ा सा ये है कि इस वीडियो को हर बच्चे से देखे तो थोड़ा सा एक्टिवनेस के साथ देखे, है ना। ऐसे सोते हुए क्या वीडियो देखनी है भाई, आराम से अपने नोटबुक पेन लेके बैठो, जो जो चीज़ बता रहा हूँ उसको लिखो, समझा रहा हूँ उसको पढ़ो, ताकि हम आगे पेपर क्लियर कर पाएँ। रिंग टोपोलॉजी में क्या है, हर एक पीसी हर एक दो पीसी से कनेक्टेड होता है। जल्दी 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 लिखना है हमें, क्या लिखना है, हर एक पीसी
हर एक दो पीसीज के साथ कनेक्टेड होता है। कोई भी पीसी उठा लो, हर एक दो पीसी के साथ कनेक्टेड है वो, हर एक दो पीसी के साथ कनेक्टेड है। ये उठा लो, हर एक दो पीसी के साथ कनेक्टेड है। अगर कल को एक पीसी फेल हो गया तो भी हमारा ये बाकी नेटवर्क तो बचेगा, तो भी हमारे बाकी नेटवर्क तो बचेगा। मैसेज कैसे सर्कुलेट होता है, मान लो मेरे को इससे ऐसे मैसेज भेजना है, पर मैसेज इस तरीके से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये मैसेज यहाँ से पूरा घूम के इसको मिलेगा। अगर एक भी यहाँ से गायब हो गया तो हमारा मैसेज आगे नहीं जा पाएगा। कुल मिला के होता है। अब समझते हैं एडवांटेज क्या। एडवांटेज है डाटा फ्लो बहुत ज़्यादा स्मूथ होता है इन रिंग के अंदर। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है, डाटा फ्लो बहुत ज़्यादा स्मूथ है। परफॉर्मेंस ज़्यादा बेटर देता है एज़ कम्पेयर टू बस टोपोलॉजी। हैवी लोड को भी जल्दी से कैप्चर कर लेता है। अगर बहुत ज़्यादा लोड आ गया, बहुत ज़्यादा हैवी लोड है, मतलब मान लो कि तुम 80 किलो के हो, है ना, 80 नहीं, तुम 1 क्विंटल के हो, सॉरी 1 क्विंटल के हो, तो 1 क्विंटल का लोड भी ये जल्दी से हैंडल कर लेगा। तुम जैसे को तो 36 बार ये डाटा को सेंड कर देगा, है ना। बेसिकली हैवी लोड को ये ज़्यादा हैंडल कर सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, एक भी फेल हो गया तो पूरा इंटरनेट, पूरा जो इसका नेटवर्क है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। और हर एक कोई भी नया पीसी इंसर्ट करना है या कोई पुराना पीसी को हटाना है, रिमूव करना है, एडिंग और रिमूविंग एन एक्सटर्नल डिवाइस इज मोर डिफिकल्ट इन दिस नेटवर्क, है ना। ये हो गया हमारे रिंग के डिसएडवांटेज। अब आ जाओ जी अगले पे, मैश टेक्नोलॉजी क्या होती है। मैश सबसे बढ़िया है, मेरे को तो सबसे जो पसंदीदा है मेरी वो मैश है। मैश का कहता है, मैश कहता है कि भैया एक पीसी हर एक पीसी से कनेक्ट होगा। एक पीसी हर एक, मान लो तुम्हारे नेटवर्क में 10 पीसी हैं, तो एक पीसी को पकड़ो, वो बाकी 9 के 9 से कनेक्ट कर दो। फिर दूसरे को पकड़ो, उसको बाकी 8 के 8 से कनेक्ट कर दो, क्यों, एक से तो ऑलरेडी कनेक्ट था। तीसरे को पकड़ो, बाकियों से कनेक्ट कर दो। तो यानी कि हर एक पीसी, हर एक डिवाइस सबसे कनेक्ट है साला, ठीक है। इसे हम कह रहे हैं मैश टेक्नोलॉजी। अगर एक भी पीसी फेल होगा तो भी हमारा डाटा नहीं रुकेगा। अगर तुम 1 क्विंटल के भी हो और मेरे को तुम्हें उठा के यहाँ से दिल्ली भेजना है, तो मैं एक साथ उठा के तुम्हारी नींद को अलग कर दूंगा और तुम्हें अलग कर दूंगा और तुम्हें दिल्ली भेज दूंगा और तुम्हारी नींद को यहीं यहीं दफना दूंगा, ख़त्म कर दूंगा कि भाई सोना तो है ही नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के इसका एडवांटेज क्या, वेरी रिलायबल है। कुछ भी हो जाए साला, कुछ भी साला, पूरे नेटवर्क में एक पीसी चल रहा हो तो भी तुम्हारा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सबसे कनेक्टेड है, ठीक है। पर इसके अंदर क्या है, हाई सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी है, तो इसकी एडवांटेज होगी। डिसएडवांटेज क्या है, एक तो बहुत एक्सपेंसिव है साला, बहुत पैसा लगेगा बहुत ज़्यादा, और डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड मेंटेन है। ये हो गया हमारा मैश की टेक्नोलॉजी। ट्री की टेक्नोलॉजी क्या होता है, ट्री हम पढ़ के आए हैं, बस और स्टार को कंबाइन कर दो। एक पेरेंट होता है, दो चाइल्ड होते हैं। अगर अभी भी नींद आ रही है भाई, गोली खा, भाई तुम नशे की गोली खा के आए हो यहाँ पे, जेनुअनली। ट्री टोपोलॉजी के बारे में भी हम बात कर रहे हैं। ट्री टोपोलॉजी क्या होती है, एक पेरेंट होता है, उसके दो चाइल्ड होते हैं। एक पेरेंट होता है और क्या होते हैं, साथ रिपीट करने, दो उसके चाइल्ड होते हैं, है ना। तो इसे बोलते हैं हम ट्री टेक्नोलॉजी। ट्री टेक्नोलॉजी बेसिकली बस और स्टार टोपोलॉजीज को मिला के बनती है। किसको मिला के, बस और स्टार टोपोलॉजी को मिला के बनती है। एडवांटेज क्या है, ईजी टू एक्सपेंड है, मेरे को अगर बढ़ाना है, एक्सपेंड करना है तो ईजी टू एक्सपेंड है। फेलियर इन वन ब्रांच डज नॉट अफेक्ट अदर ब्रांच। जैसे पेड़ की टहनियाँ होती हैं, एक टहनी टूट गई तो दूसरे पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, दूसरे पे तो नहीं पड़ेगा। डिसएडवांटेज ये है कि अगर पूरे की पूरी बैकबोन टूट गई, जो मेन जो पेरेंट नोड है वही खराब हो गई, तो सारा का सारा मामला हो गया खराब। इसके अंदर ज़्यादा केबल लगती है, ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन लगती है, इसके डिसएडवांटेज है। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड होता है दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज को मिला के एक टोपोलॉजी बना देना। यानी कि स्टार रिंग को मिला दिया, स्टार या बस को मिला दिया, बस या उसको ट्री को मिला दिया, किसी को भी दो को या दो से अधिक टोपोलॉजीज को मिला के एक टोपोलॉजी बना दी, उसे हम क्या बोल रहे हैं, एज एन हाइब्रिड टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं, हाइब्रिड टोपोलॉजी बोल रहे हैं। एडवांटेज क्या है, फ्लेक्सिबल है, स्केलेबल है, रिलायबल है। सबसे पहली चीज़, कैन बी डिज़ाइन मीट स्पेसिफिक नेटवर्क रिक्वायरमेंट। मान लो तुम्हारे नेटवर्क की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो कि मेरे को लंबी एक मेन तार भी चाहिए बस की तरह, और मेरे को ऐसी भी चाहिए कि हर एक से कनेक्टेड भी रहे, ऐसा भी पॉसिबल है। तो ये क्या हो गया, अपने अपने नेटवर्क स्पेसिफिक भी तुम बना सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है, डिज़ाइन इसका बहुत कॉम्प्लेक्स है, समझ ही नहीं आएगा तुम्हें डिज़ाइन क्या है, बहुत पैसा भी लगेगा और डिज़ाइन भी कॉम्प्लेक्स है, सब कुछ है, और डिफ़िकल्ट टू मैनेज है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाओ इनके डायग्राम्स पे। डायग्राम्स आप देख सकते हो, जो जो मैंने बताए थे वही सारे डायग्राम्स है। आप एक बार यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, पॉज करके देखनी है तो पॉज करके देख लो, इनको देख लो। अब आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन पे। 4 क्वेश्चन हुए अभी तक, जोश लाना है। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन, टाइप ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है। टाइप ऑफ ट्रांसमिशन बेसिकली क्या होता है, ट्रांसमिशन समझते हैं। ट्रांसमिशन क्या है,
रास्ता है या एक वे है डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के बीच में भेजने का। अगर अब तुम फ़ोन चला रहे हो तो फ़ोन छोड़ दो गुरुदेव, फ़ोन छोड़ के, कुछ फ़ोन चलाने में कुछ नहीं रखा। मेन क्या है कि दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स के बीच में अगर डाटा जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है तो उसे हम कैसे, किस वे में वो डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, क्या उसका लॉजिक है ट्रांसफ़र होने का, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये हमारा डाटा ट्रांसमिशन बताता है। इसके मेजरली 3 टाइप हैं, सिंपल मोड, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। सिंपल मोड के अंदर क्या होता है, डाटा सिर्फ सेंडर भेजेगा, रिसीवर डाटा नहीं भेज सकता। दो लोग होते हैं ना, एक सेंडर होता है एक रिसीवर होता है। तो अगर तुमने ब्लूटूथ से एक फाइल भेजी तो ब्लूटूथ से सिर्फ भेज ही सकते हो, वापस से तुम इस रिसीवर से रिसीव नहीं करोगे, है ना। तो इसका हम बोलते हैं सिंपल मोड। इन सिंपल ट्रांजैक्शन डाटा फ्लो ओनली वन डायरेक्शन फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। लिखा है यहाँ पे एग्जांपल क्या, कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से पीसी के अंदर तुम कुछ टाइप कर रहे हो तो वो वन वे कम्युनिकेशन है ना। प्रोजेक्टर के अंदर भी ऐसा ही है। उसके बाद क्या है, एडवांटेज क्या है, सिंपल है, इजी है, कॉस्ट एफिशिएंट है वन वे कनेक्शन के लिए। डिसएडवांटेज क्या है कि भैया फीडबैक नहीं दे सकते और सुटेबल नहीं है टू वे कनेक्शन के लिए। हाफ डुप्लेक्स क्या है कि भैया देखो डायरेक्शन तो तुम दोनों में भेज सकते हो, सेंडर सेंडर डाटा भेज सकता है, रिसीवर रिसीवर डाटा रिसीव कर सकता है। सेंडर ने कोई डाटा भेजा, रिसीवर ने कोई डाटा रिसीव कर ली, तुम दोनों काम कर सकते हो। बट जब सेंडर भेज रहा है तो रिसीवर नहीं भेज सकता, जब रिसीवर भेज रहा है तो सेंडर नहीं भेज सकता, है ना। तो बोथ डायरेक्शन तो है बट ओनली वन डायरेक्शन एट ए टाइम, एक टाइम पे तुम एक ही डायरेक्शन के साथ काम कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। इसके अंदर क्या क्या एग्जांपल है, वॉकी टॉकी है पुलिस के कम्युनिकेशन से, है ना। बेटर यूटिलाइजेशन होता है हमारे चैनल्स का, कॉस्ट इफेक्टिव है एज कम्पेयर टू फुल डुप्लेक्स, क्योंकि उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगती है। फुल डुप्लेक्स वही है कि भैया सेंडर भेज भी सकता है रिसीव भी कर सकता है सेम टाइम पे। ओवर यहाँ पे फुल डुप्लेक्स में जो रिसीवर है वो भेज भी सकता है और रिसीव भी कर सकता है सिमिलर टाइम पे। तो बेसिकली क्या है, डाटा कैन फ्लो इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम। ये हमारे पास आ गया फुल डुप्लेक्स का। जैसे कि मोबाइल फ़ोन आज के हो गए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम हो गया आज के, ये जितना भी है ये इसके अंदर आ गया। अब बताना है गाइडेड और अनगाइडेड मीडिया, इनके बीच में डिफरेंस बताना है। गाइडेड मीडिया कौन सी मीडिया होती है, गाइडेड मीडिया वो मीडिया होती है जिसके अंदर केबल्स यूज़ होती हैं, जो भी केबल्स हैं, है ना, वो जितनी भी केबल्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पे यूज़ होती हैं, वो होता है गाइडेड मीडिया। आदित्य भाई का मैसेज आया है अभी जस्ट कि वीडियो कब तक आएगी, हर्ष भाई के 3-4 कॉल आ गए, भाई आने लग रही है, प्लीज़ आएगी, थोड़ा सा आपको सब्र रखना है। एक्चुअली बताऊंगा भाई क्या क्या हुआ है, थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है ना। अगर मैं बताने बैठा तो ज़्यादा लंबी गाथा हो जाएगी। फिलहाल हम बात करते हैं गाइडेड मीडिया पे। गाइडेड मीडिया क्या है, जिसके अंदर भी वायर्ड लग रही हो, तारे लग रही हो, वो सारी गाइडेड मीडिया है। अनगाइडेड हैं जो कि जिनमें तारें नहीं यूज़ हो रही, जैसे कि सैटेलाइट हो गई, वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया, रेडियो वेव्स हो गई, इंफ्रारेड वेव्स हो गई, ये सारी क्या हो गई, अनगाइडेड मीडिया हो गई, वायरलेस मीडिया हो गई। वायर्ड मीडिया में 3 तरह के केबल्स मैंने बता दिया था, ट्विस्टेड पेयर है, कोएक्सियल है, ऑप्टिकल फाइबर है। ट्विस्टेड पेयर कौन सी केबल हो गई, ट्विस्टेड पेयर वो केबल हो गई जो कि सबसे सस्ती आती है और हमारे घरों के अंदर लगी होती है और सारे काम कर देते हैं। टेलीफोन वायर पहले यही होती थी, ठीक है। ये क्या होती है बेसिकली, कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड कॉपर वायर ट्विस्टेड टुगेदर टू रिड्यूस नॉइस एंड इंटरफेरेंस। बाहर की जितनी भी नॉइस होती है उसको, और बारिश वगैरह आ जाए, मौसम वगैरह ख़राब हो तो उससे हमारे सिग्नल को थोड़ा बहुत प्रोटेक्ट कर लेती है। ये ज़्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर यूज़ होती है। अच्छा जी, इसकी लिमिटेड बैंडविड्थ होती है सबसे पहली बात, और ये इनएक्सपेंसिव होती है और इजी टू इंस्टॉल होती है, यानी कि पैसा कम लेती है भाई, पैसा नहीं लगेगा। सुटेबल होती है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अच्छा जी, कोएक्सियल केबल क्या है, कोएक्सियल केबल हमारे क्या है, कोएक्सियल केबल कहती है कि भैया मेरे पास तो सेंट्रल कॉपर कंडक्टर है जिससे कि मेरी जो लेयर है वो सराउंड है। अब इससे फ़ायदा क्या है, कोएक्सियल केबल अगर इससे सराउंडेड है तो इससे एक बहुत तगड़ा फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है, फ़ायदा समझते हैं इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि अगर कल को बारिश वगैरह भी आ रही होगी तो कम इफेक्ट करेगी, जो तुम्हारे सिग्नल्स हैं वो यूं होके नहीं जा रहे होंगे, वो डायरेक्ट सीधे के सीधे ही सिग्नल जा रहे होंगे, कम इफेक्ट करेगी। एज बारिश आ रही है, मौसम ख़राब है तो बचे रहोगे। ऑप्टिकल फाइबर केबल क्या है, ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है, 100 Tbps तक जा सकती है, वेरी वेरी हाई स्पीड एंड लार्ज बैंडविड्थ है इसकी। इलेक्ट्रोमैग्नेट की इंटरफेरेंस से तुम्हें बचा लेती है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सुटेबल है। इसकी डिसएडवांटेज भी है, पैसा ज़्यादा लगाएगी और डिफिकल्ट टू इंस्टॉल एंड रिपेयर है, ठीक है जी। अनगाइडेड मीडिया में रेडियो वेव्स आ गई, माइक्रोवेव्स आ गई, इंफ्रारेड वेव्स आ गई और सैटेलाइट कम्युनिकेशंस आ गए, है ना। ये सारे के सारे आ गए हमारे अनगाइडेड मीडिया के अंदर। अनगाइडेड मीडिया में रेडियो क्या है, रेडियो किस लिए यूज़ होता है, यूज टू वायरलेस कनेक्शन लाइक एफएम रेडियो, मोबाइल फोन्स एंड वाईफाई।
इनके अंदर हमारी रेडियो वेव्स होती हैं, ठीक है जी। उसके अंदर माइक्रोवेव्स किस में होते हैं, यूज़ हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो सिग्नल टू पॉइंट कनेक्शन। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए यूज़ होता है कि एक पीसी से सिर्फ दूसरे पीसी तक ही कनेक्ट करना है, दूसरी और जगह नहीं करना, उसके हम माइक्रोवेव्स का यूज़ करते हैं। इंफ्रारेड वेव्स क्या होती है, शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए या रिमोट कंट्रोल्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, रिमोट कंट्रोल्स के लिए, और ये बहुत सिक्योर होती हैं और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए काम करती हैं। अच्छा जी, सैटेलाइट कनेक्शन क्या है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, अगर तुम दिल्ली में बैठे हो और तुम्हें फ्रांस में कॉल लगानी है, फ्रांस में बात करनी है, तो तुम सैटेलाइट कनेक्शन का यूज़ कर सकते हो, इसलिए सैटेलाइट कनेक्शन यूज़ होते हैं। अगले बार जाते हैं TDM, FDM, WDM और उनके नीड डायग्राम हमें बनाने हैं। TDM, FDM और WDM की सबसे पहले फुल फॉर्म समझ लेते हैं, और फुल फॉर्म समझने से पहले ये समझ लेते हैं ये होता क्या है भाई, ये तीन चीज़ें क्या ला दी। ये तीनों जो कॉन्सेप्ट है मल्टीप्लेक्सिंग के अंदर आते हैं, और मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, मल्टीप्लेक्सिंग है बहुत सारे चैनल्स को या बहुत सारे सिग्नल्स जो आ रहे हैं उनको कंबाइन करके एक सिग्नल बना देना, देन उसके आउटपुट में वही बहुत सारे सिग्नल भेज देने, यानी कि मल्टीप्लेक्सिंग इज ए टेक्निक यूज टू कंबाइन मल्टीपल सिग्नल्स और डाटा स्ट्रीम इनटू ए सिग्नल ट्रांसमिशन चैनल, जिसको हम बोलेंगे हम मीडियम भी बोल सकते हैं, ट्रांजेक्शन चैनल भी बोल सकते हैं, जो कि हमारे किस लिए हेल्प करते हैं, इट हेल्प इन एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ बैंडविड्थ। यानी कि एक तो है कि 10 लोग एक साथ जा रहे हैं अलग अलग होके, या 10 लोगों को एक बस में बिठाया और एक बस भेज दी, तो बस का कॉस्ट हमारे को सस्ती पड़ेगी, या फिर अगर 10 लोग 10 बस में जा रहे हैं तो वो हमारे लिए कॉस्ट क्या पड़ेगी, महंगी पड़ेगी, क्योंकि उस टाइम हमें 10 बस हायर करनी पड़ेंगी। तो इसके तीन बेसिकली टाइप्स हैं मल्टीप्लेक्सिंग के, पहला है फ्रीक्वेंसी डिवीजन, दूसरा है टाइम डिवीजन, तीसरा है वेव लेंथ डिवीजन। फ्रीक्वेंसी डिवीजन यानी कि वही रेडियो वेव वाला मामला जो फ्रीक्वेंसी से चल रहा है। टाइम डिवीजन यानी कि टाइम देंगे तुम्हें, इतने टाइम तुम्हें दे दिया, इतना टाइम अगले पर्सन को, इतना टाइम अगले पर्सन को, इतना टाइम अगले पर्सन को। वेव लेंथ के बारे में बात करेंगे, समझते हैं चलो। फ्रीक्वेंसी डिवीजन क्या है, टोटल बैंडविड्थ का कम्युनिकेशन है उसको सर्वुलर फ्रीक्वेंसी बैंड में बांट देता है। फॉर एग्जांपल रेडियो सुना है तुमने कभी, रेडियो सुना है FM 19.8, 102.4, है ना, कुछ कुछ रेडियो पे गाने चलते हैं, नो 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 शीला की जो चलते हैं ना ऐसे। तो बेसिकली वो क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर पॉइंट पे रेडियो क्या है, बहुत बड़ा सा एक फ्रिक्वेंसी है जिसके अंदर आपको एक छोटा सा चैनल असाइन कर दिया, 98.2, 102.4 या कुछ भी ऐसे असाइन कर दी एक चैनल, उसके थ्रू तुम बात करो, आओ जाओ, नहीं जाना मत जाओ, आना है आओ, डाटा भेजना है भेजो, नहीं भेजना मत, उनको मतलब नहीं, तुम्हें सिर्फ एक चैनल दे दिया गया। क्या मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या है, एक चैनल दे दिया, बात कर दी, खत्म। अच्छा जी, इसका एक डायग्राम है, डायग्राम मैं लास्ट में दिखाऊंगा, पर डायग्राम को मैं यहाँ खोल लेता हूँ, एक खोल लिया जी मैंने, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे टाइम डिवीजन। टाइम डिवीजन क्या कह रहा है कि देखो ऐसा है, मेरे पास तो फ्रीक्वेंसी का एक ही चैनल दूंगा, सारे इसी में आ जाओ, मैं अलग अलग चैनल नहीं दूंगा कि 98.2, 102.8 या 4 नहीं दूंगा मैं। वो कह रहा है कि भाई चैनल एक ही दूंगा, पर मैं क्या करूँगा, पहले पर्सन को मान लो 10 सेकंड दे दिए, तो मैं दूसरे को भी 10 दे दूंगा, तीसरे को भी 10 दे दूंगा, चौथे को भी 10 दे दूंगा। वापस से अगर जो पहला वाला पर्सन है उसको थोड़ा और काम बचा है, तो वापस से फिर T1 को दे दिया, T2 को दे दिया, T3 को दे दिया, T4 को दे दिया। इस तरीके से काम करता है। इसकी एक बार डेफिनेशन है, इन TDM each signal is assigned a specific time slot in which it can use the entire channel। ये पूरे पूरे चैनल को यूज़ कर पाएगा, ठीक है, पूरे पूरे चैनल की बैंडविड्थ सब कुछ यूज़ कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पे दे रखा है S1, S2, S3, S4, ये इन चारों ने अपना 10-10 सेकंड ले लिया मान लो, फिर क्या हुआ S1 के 10 सेकंड और चाहिए उसको, तो वापस से S1, वापस से S2, S3, S4, मान लो S3 का काम खत्म हो गया, तो क्या हुआ S1, S2, फिर भी S3 और S4 काम खत्म होने के बाद भी तुम्हें उसका टाइम स्लॉट मिलेगा, यही इसके डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज क्या है, इफ़ ए डिवाइस हैज़ नो डाटा टू सेंड इट्स टाइम स्लॉट इज वेस्टेड, यानी कि तुम्हें टाइम स्लॉट असाइन होगा, T1, T2, T3 का काम खत्म भी है तो भी तुम T3 को टाइम दोगे, मजबूरी है तुम्हारी, ठीक है जी। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ बेसिकली लैम्डा में नापा जाता है, और लैम्डा के अंदर अगर वेवलेंथ नापा जाता है तो ये मैथमेटिकल क्वेश्चंस हो गया, इसलिए हम इससे ज़्यादा बचने की कोशिश कर रहे थे, पर फिर भी हमें पढ़ना है, तो मतलब पढ़ना है, हमारी चुल है, तो हम फिर भी पढ़ेंगे। तो वेवलेंथ के अंदर क्या होता है बेसिकली, एक मैंने तुम्हें चीज़ बताई थी, फाइबर ऑप्टिकल, 3 तरह के केबल होते हैं, कौन कौन से, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, फाइबर ऑप्टिकल। अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, फाइबर ऑप्टिकल सबसे महंगी होती है और सबसे बेस्ट कनेक्शन देती है, 100 Tbps की स्पीड देती है ऑप्टिकल फाइबर। ये ऑप्टिकल फाइबर के ही कनेक्शंस को लाइट की स्पीड के अंदर ट्रैवल करवाता है, उसे कहते हैं वेवलेंथ डिवीजन। क्या कहते हैं, वेवलेंथ डिवीजन।
टाइम मतलब लाइट की स्पीड से ट्रैवल कराएगा, और किसके थ्रू कराएगा? ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन के थ्रू, या कह लो लाइट की स्पीड में इन्हीं के थ्रू ट्रैवल कराएगा। अब सबसे पहली चीज, जो ऑप्टिकल फाइबर की दिक्कत है वो इसी की दिक्कत है भैया, भाई बहुत महंगी है, भाई बहुत महंगी ऑप्टिकल फाइबर, बहुत पैसा लेती है। दूसरी मेन दिक्कत क्या है? कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो WDM का भी मैं डायग्राम यहाँ खोल लेता हूँ, और यहाँ पे एक उसका रह गया है TDM का, तो मैं दिखा देता हूँ। सबसे पहले FDM का है, बहुत सारी इनपुट लाइन आई, एक मक्स है, मक्स ने उन सारी इनपुट लाइन को पकड़ा, उसकी एक लाइन बना के भेज दी, डी मक्स ने उन आउटपुट लाइन को अलग कर दिया। ठीक है जी। टाइम डिवीजन में क्या है? टाइम डिवीजन में क्या है? AB BB CC और DD। BB से ऐसा लग रहा है कि BB बोल रहा हूँ, नहीं नहीं, BB नहीं बोल रहा, BB, ABCD वाला BB है ना, AB BB CC DD, ये सारे गए मक्स के अंदर। उसने टाइम दे दिया कि भैया पहले D जाएगा, फिर C जाएगा, फिर B जाएगा, फिर A जाएगा, फिर वापस से D C B A, ऐसे ऐसे जाएंगे। उसके बाद डी मक्स ने वापस इनको अलग कर दिया। और इसके अंदर वेवलेंथ के अंदर क्या है कि बहुत सारे चैनल है, वो सारे मक्स के अंदर जाएंगे, ऑप्टिकल एम्पलीफायर लगेगा, ऑप्टिकल एम्पलीफायर के थ्रू ये लाइट की स्पीड से होते हुए जाएगी, जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल के थ्रू जाती है। चलो जी, इतना तो हमें समझ आ गया भाई, इतना तो हमें आ गया। अब आगे करो, आगे क्या है? ISDN का आर्किटेक्चर, मॉडल और इसके लेयर हैं। अब मेरी बात सुनना, क्वेश्चन नंबर 8 को हम बाद में कवर करेंगे जब हम तसल्ली से आ रहे होंगे। अच्छा, अब तसल्ली से नहीं कर रहे? नहीं नहीं, ये ऐसा क्वेश्चन है, इसके ऊपर जाएंगे कम से कम हमारे 15 से 20 मिनट 25 मिनट पूरे एक क्वेश्चन ही खाएगा, है ना। तो इसके लिए मैं अभी इस क्वेश्चन को मैं आगे स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, आएंगे इस पर। मैंने लिख रखा है क्वेश्चन नंबर 8 हमें वापस से करना है, सारी चीज़ें लिख रखी हैं, चिंता की कोई बात नहीं। तो हम वीडियो देख रहे हो तो मज़ा तो आएगा। सेकंड पे आ जाते हैं, डिफरेंस बताना है राउटर, स्विच, हब, रिपीटर, ब्रिज और गेटवे। इन सब को क्या कहते हैं? इन सब को एक चीज़ बोलते हैं, जो कि जिसके लिए पूरी PDF बनी है ना, एक अलग से जो PDF बनाई है, ये सिर्फ इसलिए बनाई है क्योंकि ये सारे के सारे जो चीज़ें थी, ये एक नाम के अंदर नहीं आई थी इस पूरी PDF में, जो कि था एक्सप्लेन इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। इन सब को ही इंटर नेटवर्किंग डिवाइस बोलते हैं। किसको? रिपीटर को, ब्रिज को, स्विच को, गेटवे, हब, राउटर, इन सबको बोलते हैं इंटर नेटवर्किंग डिवाइस। इस पूरी चीज़ के लिए हमने पूरी एक अलग से PDF बनाई थी, जिसमें क्वेश्चन लिखे थे, समझ रहे हो। तो इंटर नेटवर्किंग का पूरा एक क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे अब हमें इनको डिफाइन करना है कि ये होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं हब पे। हब क्या होता है? हब बेसिकली क्या होता है कि जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क तुम्हारे घर में, तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे स्कूल में जितने भी कंप्यूटर हैं, उनको कनेक्ट करने का काम जो करता है, मल्टीपल कंप्यूटर को कनेक्ट करने का काम जो करता है, वो हब करता है। अच्छा, हब के अंदर एक छोटी सी समस्या है कि इंटेलिजेंटली नहीं करता। कहोगे कि भाई इंटेलिजेंटली क्या हो, तो कंप्यूटर में क्या दिमाग रखा है? AI आ गया ना भाई, दिमाग आ जाता है आजकल ना कंप्यूटर में। लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं कि अच्छा इंटर नेटवर्किंग के अंदर ये सब हैं, अच्छा यही सारी चीज़ें, चलो PDF बना देते हैं। ऐसे है तो ऐसे तो कंप्यूटर में अब दिमाग आ गया है। तो दिमाग आ गया तो क्या हुआ, स्विच और हब दोनों के दोनों सेम काम करता है, पर स्विच थोड़ा सा इंटेलिजेंटली करता है, हब थोड़ा सा पागलपंती में करता है। हब के अंदर हमें मैनुअली जाकर तारें घुसानी पड़ती हैं कि भैया ये कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, ये कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, ये हो गया। स्विच क्या करता है? स्विच कहता है कि भैया मैं कनेक्ट तो तुम मेरे को मैनुअली करोगे, पर यहाँ क्या होगा कि कोई भी एरर आएगा तो मैं झेल लूंगा, क्योंकि ये डाटा लिंक लेयर का पार्ट है। अब OSI मॉडल ध्यान करो, OSI मॉडल क्या था? OSI मॉडल में दो जगह पे एरर चेकिंग हो रही थी। मैं एक नाम बता रहा हूँ, दूसरा तुम बताओगे। OSI के अंदर डाटा लिंक लेयर के अंदर एरर चेकिंग हो रही थी, और दूसरा कौन सा था? दूसरा कमेंट में आ जाना चाहिए, दूसरा था ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, दूसरा था ट्रांसपोर्ट लेयर। कमेंट के अंदर टाइम स्टैम्प डाल कर लिख देना कि भाई मैंने यहाँ से ट्रांसपोर्ट लेयर को पढ़ा है, मज़ा आ रहा है पढ़ने में, तभी भाई ये वीडियो बन रही है, वरना वीडियो नहीं बनती यार, है ना। तो हब हो गया, स्विच हो गया, फिर आते हैं ब्रिज पे। दो लैन है, एक तुम्हारा ऑफिस है, एक तुम्हारा स्कूल है। दोनों लैन नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करना, दो लैन को, लोकल एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम जो करता है वो करता है ब्रिज। ब्रिज यानी कि वो रास्ता जो दो लैन को या दो मैन को या दो वैन को आपस में कनेक्ट कर देता है। ठीक है, इसे बोलते हैं ब्रिज। रिपीटर क्या होता है? कोई भी हम डाटा भेजते हैं ना, तो उसके अंदर जो सिग्नल होते हैं वो 100 मीटर 200 मीटर पे आने के बाद क्या होते हैं, स्लो डाउन या हल्के हो जाते हैं। उनको वापस से रीजनरेट करना, या अगर मैं बोलूँ इंग्लिश में तो उसको एम्पलीफाई करना कहलाता है, रिपीटर का काम होता है। राउटर का काम क्या होता है? दो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क को, जैसे लैन टू वैन, अगर हम छोटे से नेटवर्क को
बड़े नेटवर्क से कनेक्ट करना है तो उसके लिए हम राउटर का यूज़ करते हैं। गेटवे सिंपल सिमिलर काम करता है, पर गेटवे के अंदर क्या होता है, दो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क कनेक्ट होते हैं। जैसे लैन और वैन क्या होंगे, छोटे से बड़े में कनेक्ट होंगे, और इसके अंदर क्या होगा, ये कनेक्ट करेगा डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को। अब आ जाओ टाइप ऑफ प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं। पहला आता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल इसलिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्योंकि हम इंटरनेट पे बात कर पाएँ, ईमेल भेज पाएँ या फाइल ट्रांसफर कर पाएँ ना, उन सब के लिए कुछ रूल डिफाइन कर रखे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट है, उसने डोमेस्टिक वायलेंस का के लिए रूल बना रखा है कि तुम घर में अपने, मान लो तुम एज एन हस्बैंड अपनी वाइफ को नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि उस पर तुम्हारे पे डोमेस्टिक वायलेंस का केस लग जाएगा कि तुमने घर के अंदर वॉयलेंस करा है, तुमने मारपीट करी है। तो ये क्या हुआ, कुछ लॉज बना दिए गए। अधिक डीजे या साउंड तेज बजाने पे, जैसे डीजे है, रात को मैं 2 बजे फुल स्पीड में डीजे बजा रहा हूँ, तो मेरा पड़ोस वाला जो अगर तंग होगा तो मेरे पे केस कर सकता है। कानून ने लो दिए हैं हमें, जो बेसिकली ये है ना, गवर्नमेंट है उसने लो बना रखे हैं कुछ। तो ऐसे ही कुछ लो बना रखे हैं किस चीज़ के लिए, ब्राउजिंग करने के लिए, ईमेल भेजने के लिए, फाइल ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ लो हैं, वही हैं टीसीपी और आईपी, है ना। सेंडिंग डाटा बिटवीन टू कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर अगर कोई भी डाटा जाएगा किन्हीं दो कंप्यूटर के बीच में, तो वो टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल को यूज़ करके जाएगा। एचटीटीपी क्या होता है, एचटीटीपी बेसिकली वो प्रोटोकॉल है जिसके अंदर हमें हाइपर टेक्स्ट दिखता है, यानी कि एचटीएमएल दिखाई जाती है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो। एच क्या है, एच एक सिक्योर वर्जन है। अगर सारी ही दुनिया को अगर तुम्हें दिखानी है तो तुम्हें एच यूज़ करोगे, अगर तुम्हें खाली तुम्हें देखनी है तो तुम एच यूज़ करोगे। एफ क्या है, अगर तुम्हें किसी फाइल को भेजना है किसी एक पीसी से दूसरे पीसी के ऊपर, तो तुम एफ का यूज़ करोगे। और अगर तुम्हें कोई मेल भेजना है तो तुम सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करोगे। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर 3 चीज़ें हैं, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग और मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग से सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। एक पूरा का पूरा मैसेज है जो कि 10 MB का है, मान लो कोई फोटो है या वीडियो है जो 10 MB की है। अगर मैं उस पूरे के पूरे मैसेज को एक ही रास्ते से भेज दूं, और ऐसा है, मान लो देखो फॉर एग्जांपल समझते हैं कि मान लो ये पूरा का पूरा एक रास्ता है ना, ये भेज रहा है डाटा और ये डाटा को रिसीव कर रहा है, ठीक है। और मैसेज है 10 MB का, ठीक है। बीच में क्या है, बीच में बहुत सारे और कंप्यूटर हैं, बीच में इस नेटवर्क के बहुत सारे और कंप्यूटर हैं। तो कुल मिला के मैसेज स्विचिंग क्या कहती है कि भैया डाटा जो है, डाटा एक डाटा ले लेते हैं, डाटा ये 10 MB का डाटा यहाँ से चालू हुआ, पहले इस पे जाएगा, यहाँ पे स्टोर होगा, टेम्परेरी स्टोर होगा पर स्टोर होगा। इससे इस पे जाएगा, फिर यहाँ पे भी स्टोर होगा, इस पे इससे जाएगा, इससे जाएगा, इस पे जाते जाते वो कहाँ पहुँचेगा, वो पहुँचेगा यहाँ पे रिसीवर के पास। समस्या समझे कि इन सब के अंदर सबसे पहले तो भैया स्टोरेज होनी चाहिए बीच वाले के पास, ठीक है। जितना MB डाटा है, जितना बड़ा डाटा है, उतना ही बीच नेटवर्क के पास स्टोरेज होनी चाहिए, सबसे बड़ी समस्या है ये। और दूसरी बात, सारा डाटा एक साथ जा रहा है, कल को बीच में कुछ हो गया इस डाटा के साथ, गायब हो गया डाटा, तो आगे तक पहुंच ही नहीं पाएगा, आगे तक जा ही नहीं पाएगा। तो इसे हम बोल रहे हैं मैसेज स्विचिंग। द एंटायर मैसेज इज ट्रीटेड एज वन यूनिट और सेंड नोड टू नोड। नो डेडिकेटेड पाथ इज स्टैब्लिश ट्रांसमिशन, इट इज़ कनेक्शनलेस, है ना। और बेसिकली ये बता रखा है, कोज हाई डिले, बहुत ज़्यादा डिले हो जाते हैं, स्पेशली फॉर लॉन्ग मैसेजेस, बड़े बड़े मैसेज के लिए। स्टोरेज चाहिए होती है, कैपेसिटी चाहिए होती है, हर एक बीच की नोड्स को यानी इंटरमीडिएट कंप्यूटर्स को, नोड्स यानी कंप्यूटर्स को स्टोरेज चाहिए होती है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं सर्किट स्विचिंग में। सर्किट स्विचिंग क्या कह रहा है कि भैया आप क्या करो, एक डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पाथ स्टैब्लिश कर लो बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर के बीच में, जहाँ से सेम पाथ पे पूरा का पूरा कम्युनिकेशन होगा। अब पूरा कम्युनिकेशन कैसे होगा, डाटा ट्रांसमिटेड ऑन कंटिन्यूस स्ट्रीम, है ना, कोई डिले नहीं होगा, और भेज दिया जाएगा एक जगह से दूसरी जगह डाटा। कैसे कि भैया पहले तो एक बेस्ट वे फाइंड कर लिया कि भाई अच्छा भाई बेस्ट रास्ता ये है, ये वाला रास्ता बेस्ट है, इसके अंदर डाटा भेज दिया जाता है। 5 MB भेजा, 10 MB भेजा, ऐसे नहीं, एक साथ ही भेजा जा रहा है, पर वो कंटिन्यूस भेजा जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके भेजा जा रहा है। 5 MB भेजा गया, पहुँच गया, उसके बाद वहीं से 10 MB भेजा 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 पहुँच गया, 15 MB भेजा, उसी पाथ से भेजा जा रहा है, अलग अलग पाथ नहीं लिए जा रहे। तो बेसिकली यहाँ से हमने भेज दिया, ठीक है। उसके बाद आते हैं, उसके बाद बात करते हैं, अगर ये सारा डाटा जा रहा है तो ठीक है। पैकेट स्विचिंग के बारे में बात करते हैं। पैकेट स्विचिंग क्या करती है, इस डाटा को बेसिकली छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है कि भैया 5 MB का डाटा है, तो मान लो 50 MB का डाटा है, तो 5 MB के 10 पैकेट बना दिए, 10 पैकेट बना दिए।
सारा डाटा अलग अलग पाथ से जाएगा। एक पाथ तो मैंने तुम्हें दिखाया था ये है, मान लो दूसरा पाथ ये हो, दूसरा पाथ ये हो, ठीक है, तीसरा पाथ कोई और हो, चौथा कोई और हो, चौथा मान लो ये हुआ कि ऐसे ऊपर से जाके ऐसे आ जाए डाटा। तो अलग अलग ये हर एक पैकेट कह रहा हूँ मैं, ये वाला जो पैकेट है 5 MB का ये इससे जा रहा है, अगला वाला 5 MB का जो पैकेट है वो नीचे वाले इससे जा रहा है, अलग अलग पाथ से जा रहे हैं जो भी उनको पाथ मिल रहे हैं, पर वो पहुंच जाएगा और वहाँ जाके रिसीवर के पास जाके सारा मैसेज जो है असेंबल हो जाएगा। इसको बोल रहे हैं पैकेट स्विचिंग। अच्छा, एरर मैकेनिज्म वाला ये जो क्वेश्चन है इसको अभी नहीं करेंगे, ना 13 क्वेश्चन अभी करेंगे, ना अभी हम करेंगे 14 क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन अभी के लिए हम स्किप करेंगे, ठीक है। ना 13 करेंगे और ना करेंगे 14 P2P वाला। 15 पे चलते हैं, 15 पे चलते हैं, कहाँ है 15, ये रहा। इंटर नेटवर्किंग अब तुम पढ़ के आए हो क्या होता है। इंटर नेटवर्किंग में वही राउटर रिपीटर गेटवे वही है इंटर नेटवर्किंग। क्वालिटी ऑफ सर्विस अब हमें पढ़ना है। Quality of service refer to a set of technology and mechanism used to manage network resources and ensure reliable performance for specific type of network traffic. क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या है, बेसिकली कुछ सेट ऑफ टेक्नोलॉजीज हैं, मैकेनिज्म हैं जो यूज़ होते हैं नेटवर्क के रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए, है ना, ताकि नेटवर्क पे ट्रैफिक कम आए, टू प्रोवाइड गारंटी परफॉर्मेंस लेवल लाइक डिले, बैंडविड्थ एंड पैकेट लॉस की जितनी भी समस्या है उन सबको सॉल्व करता है हमारा क्वालिटी ऑफ सर्विस, है ना। बैंडविड्थ यानी कि मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट, इसे हम बोलते हैं बैंडविड्थ। लेटेंसी को बोलते हैं हम डिले। टाइम टेकन टू फॉर डाटा ट्रैवल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सेंडर से रिसीवर तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगे उसे बोलते हैं डिले या लेटेंसी। और जिटर होता है वेरिएशन ऑफ डिले बिटवीन पैक्स, अलग अलग तरह के वेरिएशन होते हैं। डाटा लॉस, नंबर ऑफ पैकेट लॉस ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। इसी कुछ टेक्निक्स हैं। ट्रैफिक को हम प्रायोरिटाइज करेंगे, ट्रैफिक को शेप देंगे, रिसोर्स के रिवर्स करेंगे और कंजक्शन मैनेजमेंट करेंगे। कंजक्शन क्वेश्चन ऊपर हम छोड़ के आए हैं तो इस वाले पॉइंट को भी हम छोड़ेंगे। अप्रोच क्या है जिससे हम क्वालिटी ऑफ सर्विस दे पाएंगे। सबसे पहले बेस्ट एफर्ट सर्विस हम देंगे, है ना। दूसरी बात क्या करेंगे, हम इंटीग्रेटेड सर्विस देंगे, अलग से तुम्हें कोई चीज़ डाउनलोड नहीं करनी है। डिफ्रेंशिएट सर्विस देंगे, अलग अलग डिफरेंट सर्विस देंगे जो तुम्हें यूज़ करना चाहो। रिसोर्स को रिवर्स देंगे, मतलब रिजर्वेशन देंगे, है ना। एडमिन का कंट्रोल देंगे बेसिकली, और ट्रैफिक को शेप करेंगे ताकि जो रियल जो मेन डाटा है वो जल्दी पहुंच पाए। डिफाइन करना है बैंडविड्थ, वेवलेंथ और थ्रूपुट। इसको हम समझते हैं। बैंडविड्थ क्या होता है, अभी हम ऊपर पढ़ के आए, एक लाइन लिखी हुई थी, मैक्सिमम डाटा ट्रांसफर रेट, जितना डाटा एक बार में भेजा जा सकता है किसी भी एक नेटवर्क पे उसे बोलते हैं बैंडविड्थ। बैंडविड्थ इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी ट्रांसमिट ओवर ए कम्युनिकेशन चैनल इन द गिवन अमाउंट ऑफ टाइम, इसे बोलते हैं बेसिकली बैंडविड्थ। अच्छा जी, बैंडविड्थ ये होती है, तो वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ होती है लैम्डा से डिनोट होती है। वेवलेंथ इज द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन टू बेसिकली पीक्स और थ्रू ए ऑफ ए वेव, एक वेव के थ्रू, बेशक वो लाइट हो, रेडियो हो, साउंड वेव हो, उसके थ्रू एक फिजिकल डिस्टेंस जो भी कवर किया जाता है ना, उसे हम बोलते हैं वेवलेंथ। थ्रूपुट क्या होता है, थ्रूपुट बैंडविड्थ को नापने का एक तरीका है। थ्रूपुट का एक्चुअल रेट है जो कि डाटा सक्सेसफुली ट्रांसमिट हो रहा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन नेटवर्क के लिए। फॉर एग्जांपल 80 MB का डाटा है वो 10 सेकंड में जा रहा है, तो कुल मिला के 8 MB पर सेकंड का बना, इसे हम बोलते हैं बेसिकली थ्रूपुट। अब आ जाते हैं TCP और IP और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे, और UDP पे। UDP होता है यूज़र डायग्राम प्रोटोकॉल। इसको हम अच्छे से पढ़ के आए थे डाटाबेस वाले में। अगर तुमने वीडियो नहीं देखी है तो डाटाबेस मैनेजमेंट की वीडियो देख लेना। डायरेक्ट ये वाली वीडियो देख रहे हो तो सिंपल चीज़ है कि बेसिकली क्या है, ये कनेक्शन है एस्टेब्लिश करता है डाटा ट्रांसफ़र के लिए, प्रोवाइड करता है रिलायबल कनेक्शन, थोड़ा स्लो होता है पर पहुंचा देता है, और हैज़ लार्ज हेडर साइज होता है इसका 20 से 60 बाइट्स के लिए। ये सुटेबल होता है एप्लीकेशन जहाँ पे हमें वेब ब्राउजिंग करनी, ईमेल भेजना हो या फाइल ट्रांसफ़र करनी हो। UDP किस लिए यूज़ होता है, वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, गेमिंग के लिए, वीडियो कॉलिंग के लिए, इनके लिए होता है। इसमें पैकेट लॉस हो सकते हैं, परफॉर्मेंस ओनली, एरर चेकिंग, डाटा इज सेंड विदाउट एस्टेब्लिश कनेक्शन, कोई कनेक्शन नहीं होता, डायरेक्ट डाटा भेज दो बस। अनरिलायबल होता है, नो एक्नॉलेजमेंट ऑफ रीट्रांसमिशन ऑफ लॉस पैकेट, अगर कहीं पैकेट गुम हो गए वापस से सेंड नहीं होंगे। एडवांटेज ऑफ UDP क्या है भैया, फास्टर है एक तो, लोअर ओवरहेड है भैया, तुम्हारे सरदर्द कम है ना, सपोर्ट करता है ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट को, रियल टाइम एप्लीकेशन जैसे वीडियो स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन गेमिंग, इनके लिए यूज़ होता है, सिंपल होता है ना। ये इसके हो गए हमारे पास एडवांटेज।
उसके बाद 18 को हम छोड़ेंगे, 18 से लेके आगे हम छोड़ते जाएंगे। कहाँ तक छोड़ते जाएंगे? 23 तक, 23 तक छोड़ जाएंगे भाई, कवर करवाएंगे, ऐसे छोड़ नहीं रहे हैं, कवर करवाएंगे। ये रहा 23वां। व्हाट इज लैन? डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। लैन भी मैं समझा चुका हूँ, वैन भी मैं समझा चुका हूँ, तो ओवरऑल ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट है। लैन क्या है? तुम्हारे ऑफिस का नेटवर्क हो गया। वैन क्या है? तुम्हारा ओवरऑल तुम दिल्ली में बैठे और तुम पेरिस से कनेक्ट कर रहे हो, तो वो हो गया वैन। ये इसके डायग्राम्स हैं, आप बना के आ सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 24, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और इथरनेट प्रोटोकॉल। कोई भी मेल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या कहता है? SMTP क्या कहता है? एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल है, जो कि सेंडिंग एंड रिलाइंग ईमेल्स ओवर द इंटरनेट। बेसिकली कोई भी मेल को अगर सेंड करना है इंटरनेट पे, तो उसके लिए हमें ये SMTP को यूज़ करना पड़ेगा। इसका पर्पज़ क्या है? ट्रांसफ़र मेल फ्रॉम क्लाइंट टू ए मेल सर्वर बिटवीन मेल सर्वर। पोर्ट नंबर पोर्ट नंबर 25 फॉर कनेक्शंस के लिए यूज़ करता है। फंक्शनिंग क्या है? क्लाइंट कनेक्ट टू SMTP सर्वर, सेंड द ईमेल अलोंग विद द सेंडर एंड रिसिपेंट एड्रेस, सर्वर रिलाइज द ईमेल रिसिपेंट टू मेल सर्वर। यानी कि सेंडर जो है बेसिकली, क्लाइंट जो है बेसिकली वो SMTP सर्वर को मेल भेजेगा। यानी मैं Gmail पे मेल भेजूँगा, Gmail का सर्वर जो है वो बेसिकली मेल किसको भेजेगा? वो क्लाइंट को भेजेगा। ठीक है। इथरनेट प्रोटोकॉल क्या? इथरनेट इज ए डाटा लिंक लेयर इन ए फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल यूज टू वायर्ड लैन टू ट्रांसमिट डाटा बिटवीन डिवाइसेस यूजिंग फ्रेम्स। इथरनेट प्रोटोकॉल क्या कहता है? इथरनेट प्रोटोकॉल ये कहता है कि आपको लैन नेटवर्क के अंदर मैं जो है डाटा ट्रांसफ़र करवाऊंगा, ठीक है, विद वायर्ड कनेक्शन। अब बात यह है कि हमारा मेजर जितना भी मेरे को पढ़ाना था वो सारा का सारा यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। जितना भी पढ़ाना था मेरा, अगर आप यहाँ से उठ के चले गए थे, या अगर आप थोड़ी देर में आए हो, या आपको थोड़ा नींद आ रही है, तो उसमें आपकी गलती है। मेरा यहाँ पे कराना हो जाता है कंप्लीट, है ना। अब मैं बंद नहीं कर रहा हूँ अभी वीडियो, 1 घंटे करीबन करीबन वीडियो हो गई है। ओ माय गॉड, 1 घंटे से मैं लगातार बोल रहा हूँ। हो, इतना बोलने के लिए भैया हिम्मत चाहिए। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 का करीबन करीबन मिलेगा मेरे को 38 पे क्या मिलेगा? क्वेश्चन नंबर 17 है, तो देखते हैं 23 पे क्या मिलेगा। 23 पे हाँ आ गया ना 8 क्वेश्चन। ISDN के आर्किटेक्चर को अब हम समझ रहे हैं। ISDN का आर्किटेक्चर क्या है? देखो बहुत ही डिफ़िकल्ट आर्किटेक्चर है, समझना जरूरी है। ISDN का क्या है क्या नहीं है समझते हैं, इसकी सर्विस समझते हैं, लेयर समझते हैं, सारा कुछ समझेंगे, ISDN को निपटा देंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ISDN का आर्किटेक्चर। इसके अंदर बेसिकली थोड़ा पानी पीना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं। पहले नेटवर्किंग पूरी करेंगे, उसके बाद कुछ खाऊंगा, उसके बाद कुछ पीऊँगा। 5:30 बजे से भूखा बैठा हूँ। तुम्हें आज मेरे थोड़ी दास्ता में बता के जाऊँगा हुआ क्या। लास्ट तक बने रहना अगर दास्ता सुननी है तो, है ना। तो बेसिकली सबसे पहले क्या होता है ISDN के आर्किटेक्चर के अंदर? सबसे पहली चीज़ होती है यूज़र के प्रीमिसाइज, बेसिकली सब सब्सक्राइबर साइड। इसके अंदर हमारे पास कुल मिला के 5 चीज़ें होती हैं। 5 चीज़ें क्या होती हैं? इसमें 2 तो मेन चीज़ें हैं और बाकी 2 फालतू चीज़ें हैं, और एक जो चीज़ है वो उन 2 फालतू चीज़ों को उन 2 मेन चीज़ों के साथ कनेक्ट करती। क्या समझे? नहीं समझे? मैं समझाता हूँ। सबसे पहले TE1 और TE2 समझते हैं। सबसे पहले टर्मिनल इक्विपमेंट 1, टर्मिनल इक्विपमेंट 2, ये दोनों हैं मेन। अभी जो मेन हमें समझना है ये दोनों हैं। टर्मिनल इक्विपमेंट क्या कहता है? डिजिटल फोन्स, फैक्स और PC को बेसिकली जोड़ने का काम करता है। ये डिवाइस है, ISDN कंपेटेबल डिवाइसेज है, जैसे डिजिटल फोन, फैक्स और PC। ये क्या हो गया? TE1 में आ गए, टर्मिनल इक्विपमेंट 1 में आ गए। ये जो है ना डिजिटल फोन क्या है? टर्मिनल इक्विपमेंट 1 है। डिजिटल फोन यानी स्मार्टफोन जो होता है, जो हमारे PC हो गए, जो हमारे फैक्स मशीन हो गई, ये सारे TE1 में आते हैं। अच्छा, जो पुराने फ़ोन हो गए, जो लैंडलाइन फ़ोन चलते थे, टर टर बेल जाती थी, ये रिंग होता था, उठाते थे तुम, है ना वो, या फिर मॉडर्म हो गए जो पुराने ज़माने में ओल्ड मॉडर्म चलते थे, उसे बोलते हैं टर्मिनल इक्विपमेंट 2। ये वो चीज़ें हैं जो आज के ज़माने में नहीं चलती, पर पहले कभी हुआ करती थी। ठीक है जी। अब क्या होता है? अब TE1 और TE2 ये 2 चीज़ें आ गई समझ। TE1 क्या है? मॉडर्न चीज़ें जो आज की डेट में हैं। TE2 पुरानी चीज़ें जो पहले की डेट में थी। अब आते हैं NT1 और NT2 पे। NT वर्क है नेटवर्क ट्रांसमिशन 1, नेटवर्क ट्रांसमिशन 2। अब कुल मिला क्या है? TE1 के लिए NT1 है,
मतलब क्या है, मोबाइल फ़ोन आपस में कनेक्ट हैं तो वो किसी कनेक्टेड डिवाइस, किसी नेटवर्क से तो कनेक्ट होंगे, वही नेटवर्क प्रोवाइड करता है NT1। क्या मेरी बात समझे? पीसी हो गए, फ़ोन हो गए, उन सबको आपस में कनेक्ट करवाने का काम किसका है? NT1 का है। और पीसी और फ़ोन क्या है? वो TE1 है ना। आगे आ जाते हैं, ऐसे ही सेम है TE2 के साथ। TE2 के अंदर क्या है? TE2 पुराने फ़ोन होते हैं, NT2 के पुराने फ़ोन्स को, पुराने मोडम्स को आपस में कनेक्ट करवाना, ये काम किसका होता है? नखून नहीं खाने हैं किसी को भी भाई। अगर कोई नखून खा रहा है, अगर कोई चलाते हुए पेन को घिस रहा है या कुछ उल्टी सीधी हरकत कर रहा है तो वो मत करो, मेन पढ़ाई पे फोकस करो, है ना। TE2 और NT2 आपस में कनेक्ट होते हैं, TE1 और NT1 आपस में कनेक्ट होते हैं। इतना समझ आया? हाँ जी, आ गया। फिर ये टीए क्या करता है साला? टर्मिनल एडाप्टर है क्या? ये क्या करता है बेसिकली, इन दोनों को, ये दोनों अलग अलग पेयर हो गए, TE1 NT1 एक पेयर हो गया, TE2 NT2 एक पेयर हो गया, इन दोनों पेयरों को आपस में जोड़ने का काम करता है टीए, टर्मिनल एडाप्टर। कनेक्ट TE2 टू ISDN लाइन, ये सारा कुछ ISDN की लाइन कहलाता है। क्या मेरी बात समझे अभी तक? क्या हुआ? TE1 और NT1 दोनों एक चीजें हैं, TE2 और NT2 दोनों एक चीजें हैं। इन दोनों पेयरों को जोड़ने का काम करता है टीए, टर्मिनल एडाप्टर। चुम्बेश्वरी भगवान ने इतनी अच्छी समझाने की जो मेरे को कला दी है, शुक्रिया। अब मैं खुद भी थोड़ा खुद भी अपने आप पे प्राउड फील कर रहा हूँ कि हाँ मैं समझा पाया। उसके बाद क्या है, नेटवर्क की साइड पे बात करते हैं। मैनेज कौन करता है इसको? टेलीफोन कंपनीज, जैसे कि कौन कौन सी टेलीफोन कंपनीज हो सकती हैं? पहले ब्लैकबेरी के फ़ोन चलते थे, अगर तुमने कभी सुना हो, ब्लैकबेरी के फ़ोन आते हैं। तो ब्लैकबेरी खुद की अंदर नेटवर्क के साइड में ये करता था। आज की डेट में सारा काम कौन करते हैं? फ़ोन या नेटवर्क करते हैं, है ना। कनेक्ट करते हैं मल्टीपल यूज़र थ्रू डिजिटल स्विचिंग और ट्रांसमिशन के थ्रू इसको कनेक्ट करते हैं। रेफरेंस पॉइंट क्या है? रेफरेंस पॉइंट को अभी हम छोड़ेंगे, रेफरेंस पॉइंट क्या है इसको हम बाद में आगे समझेंगे, ठीक है। ISDN के चैनल कौन से हैं? बी चैनल है और डी चैनल है। बी चैनल और डी चैनल के बेसिकली नाम हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं। बी चैनल क्या करता है? बी चैनल को समझना है। बी चैनल क्या करता है? वीडियो, वॉइस और डाटा को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरे जगह पे। क्या करता है? वीडियो, डाटा और कॉल्स को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। डी चैनल क्या करता है? उन सारी जो ट्रांसफ़र हो रही हैं चीज़ें, उनको कंट्रोल करता है, उनको स्विच करता है। डी चैनल किस लिए होता है? डी चैनल इन्हीं बी चैनल की चीज़ों कंट्रोल जो हो रही हैं उनको स्विच करने के या कंट्रोल करने के काम आता है, उसे हम कहते हैं डी चैनल, ठीक है जी। उसके बाद दो ये चीज़ें आ गई, BRI और PRI। BRI क्या है? बेसिक रेट इंटरफेयर। और PRI क्या है? प्राइमरी रेट इंटरफेयर। दो चीज़ें हैं, ठीक है जी। बेसिक रेट इंटरफेयर क्या है? बेसिक रेट इंटरफेयर हमारे घरों में यूज़ होता है ना। और प्राइमरी रेट इंटरफेयर क्या होता है? प्राइमरी रेट इंटरफेयर होता है जो कि लार्ज ऑर्गेनाइजेशन जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां, एप्पल, गूगल, इनके अंदर यूज़ होता है प्राइमरी रेट इंटरफेयर। BRI क्या होता है? BRI हमारे घरों में यूज़ होता है, जैसे कि दो कंप्यूटर हमने घरों में कनेक्ट कर लिए थ्रू मोडम या हब या किसी भी चीज़ों की हेल्प से, अगर हमने कनेक्ट कर ली उसे हम बोलते हैं BRI। और PRI क्या होता है? जो बड़ी बड़ी कंपनीज में कनेक्ट होता है, जैसे प्राइमरी रेट इंटरफेस। अब आते हैं ISDN की सर्विसेज पे। ISDN की कुछ सर्विसेज हैं, उनको हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। पहला है बैरियर सर्विस। बैरियर सर्विस अभी मैंने बताया था, दो चैनल होते हैं, बी चैनल और डी चैनल। बी चैनल क्या करता है? डाटा, वीडियो कॉल, वॉइस कॉल, मैसेज, इन सबको आपस में ट्रांसफर करने के काम आता है। डी चैनल क्या करता है? डी चैनल काम आता है हमारा किस चीज़ को लेके? डाटा जो है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, स्विच किया जाए, इसके लिए काम आता है। ये हो गया हमारा बैरियर सर्विस काम। टेली सर्विस का काम क्या है? एंड टू एंड इंस्क्रिप्शन देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, मैंने किसी फ़ोन नंबर के ऊपर लिख के भेजा हाय, मैंने भेजा, मान लो श्रुति को मैंने हाय लिख के भेजा, तो जो श्रुति के पास हाय गया तो वो सिर्फ श्रुति के पास गया, ऐसा नहीं होगा तुम उस मैसेज को पढ़ पाओगे। समझो मेरी बात? एंड टू एंड इंक्रिप्शन है, कोई भी बीच का कनेक्शन नहीं है। फिर क्या है? सप्लीमेंट्री सर्विस। सप्लीमेंट्री सर्विस क्या? एडिशनल फीचर होते हैं जो अदर सर्विस से मिलके बने होते हैं। एडवांटेज क्या है ISDN की? हाई स्पीड होता है, डिजिटल कम्युनिकेशन होता है ना। डाटा, वीडियो, वॉइस कॉल सबको ट्रांसफर कर सकता है। बेटर साउंड की क्वालिटी है और डाटा की क्वालिटी है। फास्ट सेटअप है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिस्टम है, इंटरनेशनली यूज होता है। डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए इसको यूज़ करने के लिए, कुछ स्पेशल एरिया चाहिए, लिमिटेड, है ना, और भी बहुत कुछ चाहिए। अब आ जाते हैं लेयर्स। लेयर्स क्या है? फिजिकल लेयर है, डाटा लिंक लेयर है और नेटवर्क लेयर है।
तीन चीज़ें हैं, हम OSI मॉडल के अंदर हम ये पढ़ के आए हैं, वही तीनों चीज़ें इसमें हैं। OSI मॉडल के अंदर हम क्या पढ़ के आए हैं? पहली बात फिजिकल लेयर, दूसरी बात क्या है हमारे पास, दूसरी बात है हमारे पास फिजिकल के अलावा डाटा लिंक लेयर, तीसरी है हमारे पास नेटवर्क लेयर। फिजिकल लेयर क्या करता है? फिजिकल लेयर क्या करता है? फिजिकल लेयर डायरेक्टली जो केबल्स हो गई, जो कनेक्टर हो गए, जो वोल्टेज हो गए, उनको कनेक्ट करने का या एक्चुअली डाटा को ट्रांसमिट करने का काम करता है हमारा फिजिकल लेयर काम करती है। उसके बाद क्या होता है? डाटा लिंक लेयर। डाटा लिंक लेयर क्या काम करती है? डाटा लिंक लेयर मेनली हमारे पूरे फ्लो को एरर फ्री जो है बनाने के लिए काम आती है, एरर फ्री बनाने के लिए काम आती है, जो कि OSI मॉडल में भी था। हाँ, इसमें भी है, बिल्कुल सेम है ना। पर इसमें एक छोटी सी चीज़ें एडिशनल हो जाती हैं कि डाटा लिंक लेयर थोड़ी रिलायबल है डाटा ट्रांसफ़र को लेके, क्योंकि ये एरर को हैंडल कर रही है। नेटवर्क लेयर क्या है? नेटवर्क लेयर बेसिकली बेस्ट पाथ फाइंड करती है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। 8th क्वेश्चन होता है यहाँ पे समाप्त। और टाइम अगर मैं देखूँ वीडियो का कितना हो चुका है, टाइम हो चुका है 1 घंटा 5 मिनट। क्या बात है, 7 करोड़। मतलब जो आज मैं पढ़ा रहा हूँ ना, जिस स्पीड से आज मैं पढ़ा पा रहा हूँ, चुमेश्वरी भाई चुमेश्वरी, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया देख के। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। बात पता क्या हुई थी? मैंने पूरी वीडियो रिकॉर्ड करी है, ये जितना मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ये सब मैं समझा चुका हूँ ऑलरेडी, कम से कम 11 बार। वीडियो बनती है पर वो स्टोर नहीं होती, आई डोंट नो क्या है, पता नहीं, समझ नहीं आता। वो साला उड़ जाती है, कहीं तो गायब हो जा रही है। तो मेरे को दुख हो रहा है कि 1 घंटे 5 मिनट की अगर ये वीडियो उड़ गई इतनी अच्छी, तो भाई जेनुअनली बता रहा हूँ मैं छोड़ दूंगा ये सब भाई, मेरे बस की नहीं है उसके बाद करना है। ठीक है, तो उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 32वां पेज है शायद, आई थिंक, नहीं 32 से ऊपर ही मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमने छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? 12 को समझते हैं। 12 बेसिकली बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। डिस्क्राइब करना है हमें डाटा लिंक लेयर के एरर एंड फ्लो कंट्रोल मैकेनिज्म को, एंड उसके साथ हमें उसकी एरर डिटेक्शन और करेक्शन की टेक्निक्स भी बतानी है। बहुत ही ज़्यादा हाई रिस्की क्वेश्चन है, जहाँ दिख जाए वहाँ से छोड़ आना, मेरी मानो तो। बाकी अगर तुम्हें करना है तो करवाने के लिए तो बैठे ही हैं। अब मेरे को बताओ OSI के अंदर लेयर कितनी थी? मेरे को सेकंडों में आंसर चाहिए। टाइम स्टैम्प डालो, कमेंट मारो कितनी थी। 7 लेयर थी, बहुत ही अच्छी थी। 7 लेयर कौन कौन सी थी? फिजिकल, उसके बाद क्या थी? फिजिकल के बाद थी डाटा लिंक, डाटा लिंक के बाद क्या थी? डाटा लिंक के बाद एक और लेयर आती है, कौन सी? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क के बाद क्या आती है? ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट के बाद क्या आती है? सेशन लेयर। सेशन लेयर के बाद क्या आती है? प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन के बाद क्या आती है? एप्लीकेशन लेयर। बिना देखे बता रहा हूँ क्योंकि 11 बार पढ़ा चुका हूँ गुरुदेव, मेरे बस की नहीं है, इससे ज़्यादा है ना। तो OSI की जो सेकंड लेयर थी, जो कि थी OSI के अंदर डाटा लिंक लेयर, वो क्या काम करती है? मैंने बताया था 2 लेयर ऐसा काम करती हैं जो एरर को डिटेक्ट करती हैं OSI मॉडल में, है ना। कौन कौन सी है? डाटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जो तुमने जवाब दिया है दिल खुश हो गया। चलो, बेसिकली ये 2 काम करते हैं। कौन कौन से? एक तो एरर कंट्रोल को और एक फ्लो कंट्रोल को काम करती है। कौन सी? डाटा लिंक लेयर। फ्लो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है और बीच में कोई एरर तो नहीं है, उसको कंट्रोल करने का काम। हमें बेसिकली एरर और फ्लो पे ही काम करना है, इसलिए मैं इन 2 के बारे में बता रहा हूँ। एक एक्सेस कंट्रोल भी होता है, उसके बारे में नहीं बता रहा क्योंकि वो क्वेश्चन ही नहीं आया हुआ। एरर कंट्रोल के अंदर क्या है कि डाटा जब भी रिसीव हो रहा है या जा रहा है, तो अगर उसके अंदर कोई एरर है तो उसको फिक्स करने का काम जो करता है वो करता है एरर कंट्रोल सिस्टम। अब इसके 3 फंक्शन हैं। सबसे पहले एरर को डिटेक्ट करो, एरर को करेक्ट करो और एरर को प्रॉपरली मेंटेन करो। एरर को सबसे पहले डिटेक्ट तो करोगे, दिक्कत क्या है कि इंटरनेट नहीं चल रहा, साले का PC खराब है, फ़ोन खराब है, क्या दिक्कत क्या है, नेटवर्क में दिक्कत है, डिटेक्ट करोगे। डिटेक्ट कर लिया जी, पता चल गया इंटरनेट खराब है। एरर को करेक्ट कैसे करेंगे जी? अगर इंटरनेट खराब नहीं चल रहा है तुम्हारा तो इंटरनेट बंद ऑन कर लोगे, रिचार्ज नहीं है तो वाईफाई से कनेक्ट कर लोगे, कुछ भी नहीं है तो वह भाई पे फ़ोन मिलाओगे, वह भाई ये वाला काम कर दो, वह भाई जो है तुम्हारा ये वाला काम करेंगे। तो करेक्ट करोगे तुम एरर को, मेंटेन करोगे प्रॉपर सीक्वेंस। पहले एरर डिटेक्ट ही होगा, फिर एरर करेक्ट ही होगा। ऐसा तो नहीं है पहले एरर करेक्ट कर दोगे और फिर पूछो कि भैया एरर क्या है ना। ये हरियाणा थोड़ी है तुम जाके हम कहोगे कि भैया पहले बंदे को मार दिया और फिर पूछेंगे भाई गलती क्या थी, नहीं होता ना ऐसे। तो पहले हमें एरर डिटेक्ट करना है, फिर हमें एरर करेक्ट करना है। ठीक है जी। इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, टेक्निक्स के नाम बहुत ही बुरे हैं, अगर मेरे पे ना लिए जाएँ तो प्लीज़ कमेंट के अंदर ये ना लिखना कि भैया ये नाम ऐसे था ऐसे नहीं था। ठीक है, साफ सीधी बात है, नाम प्रोनाउंसिएशन में शायद गलती हो सकती है, कॉन्सेप्ट के अंदर गलती नहीं मिलेगी। कुछ टेक्निक्स होती हैं एरर को कंट्रोल करने की। सबसे पहला है प्रीटी बोलूँ उसको, पारिटी बोलूँ, बिट मेथड। ये क्या करता है?
ओड बिट है उसको इवन बना देता है, इवन को ओड बना देता है। अगर मैं सिंपल भाषा में बताऊँ, सिंपल भाषा में कुछ नहीं बताऊँगा, ज़्यादातर मेन चीज़ पे बात करते हैं। मैं कह रहा हूँ मैंने एक डाटा भेजा, जो डाटा था 10, डाटा जो था उसके अंदर लिखा था मैथ में नंबर में 10। 10 क्या है, इवन है या ओड है? मैथ में तुमने पढ़ा होगा 10 है इवन। अब क्या करूँगा मैं कि इसके अंदर ये एक ना कंप्यूटर आर्किटेक्चर का एक टॉपिक है, पहले एक थर्ड सेमेस्टर में सब्जेक्ट था कि अगर हम उसके अंदर एक एडिशनल बिट ऐड कर दें तो वो क्या होता है, वो क्या बन जाता है, इवन है तो ओड बन जाता है, ओड है तो इवन बन जाता है। सिंपल चीज़ और सिंपल करता हूँ, बाइनरी का नाम सुना है? बाइनरी क्या होता है? बाइनरी होता है 0 और 1, 0 और 1 ही तो होते हैं, बाइनरी होता है 0 और 1। 10 की कोई ना कोई बाइनरी होगी, 10 की बाइनरी मान लेते हैं होगी 100, होगी नहीं ये मेरे को पता है शायद, पर मैं एक बार मान लेता हूँ 100 होगी, ठीक है। मैं कहता हूँ कि 100 के अंदर मैंने 1 और प्लस कर दिया तो 101 हो गया वो, फॉर एग्जाम्पल वो हो गया 101। अब 101 क्या है, 101 किसका होता है? 101 आई थिंक किसी उसका होगा, ओड का होगा, नंबर का, जो इवन था अब वो ओड का हो जाएगा। मेरी बात समझे? बाइनरी नंबर, सिर्फ बाइनरी नंबर को देखना है। 10 का बाइनरी नंबर क्या था? 100 था, उसमें 1 प्लस कर दिया तो वो हो गया 101। होता नहीं है ये, एग्जाम्पल है ये, बस समझ नहीं है मेरी बात को, ठीक है। तो 100 में 1 प्लस करा तो 101 हो गया। तो 10 क्या था? इवन था, वो ओड हो गया। इसे हम कहते हैं एरर डिटेक्शन। सबसे पहले हम डालेंगे क्या ये इवन का ओड हो रहा है। अगर इवन का ओड हो रहा है तो सही है, इवन का साला इवन ही आ रहा है, मेरी बात समझना, इवन का इवन ही आ रहा है तो वहाँ है दिक्कत। क्या है वहाँ पे? दिक्कत है। उस दिक्कत को अब हम ठीक करेंगे। ठीक करने का मेथड अलग है, यहाँ हम सिर्फ डिटेक्ट कर रहे हैं कि डिटेक्ट कैसे होता है चीज़ें। एरर डिटेक्शन टेक्निक्स, पहला क्या, लास्ट में एक एक्स्ट्रा 1 जोड़ दो, पता कर लो ओड है तो वो इवन बन जाएगा, इवन है तो वो ओड बन जाएगा, ठीक है जी। अगर वो बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो वो उसमें कोई एरर है। दूसरा, और ये सबसे इजी मेथड है, दूसरा है चेक सम मेथड। चेक सम मेथड क्या करता है कि वो क्या कहता है, डाटा आया तुम्हारा मान लो 10 MB का, तो उसको टुकड़ों में तोड़ लो। मैं इसके हिसाब से नहीं बता रहा, मैं मेरे एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। 10 MB का डाटा आया तो उसको एक एक MB में तोड़ लो, तोड़ लिया जी। उसके बाद क्या करो, ऑल सेगमेंट आर एडिड टुगेदर बाय यूजिंग बाइनरी एडिशन। उन सबको बाइनरी में बनाओ और उनको बाइनरी में ऐड करके देखो। अगर वो टूटे हुए जो डाटा हैं तोड़ के वापस से अगर हम उनको बाइनरी एडिशन कर दें और वही बाइनरी आ गई जो पहले वाली बाइनरी थी, यानी कि सारा कुछ सही है। नहीं आई तो यानी कि कोई ना कोई एरर है। क्या मेरी बात समझे? एक बाइनरी है जिसका नाम है 100 ये बाइनरी है, मान लेते हैं क्या है बाइनरी, 100 ये बाइनरी है। मैंने क्या करा, मैंने उनको 3 टुकड़ों में तोड़ लिया। किस किस में? 100 में, 100 में, 100, 3 टुकड़ों में तोड़ लिया। उसके बाद अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूँ और ये मेरे को वापस से दे रहे हैं 100, तो सही है। अगर ये मेरे को वापस से जोड़ने पे मेरे को ये दे रहे हैं 100, मैं कहूँगा भाई यहाँ है एरर। डिटेक्ट कर लिया ये मैंने, ऐसे भी डिटेक्शन होता है। तीसरा पे चलता हूँ, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। इसके अंदर क्या होता है, मोस्ट पावरफुल एरर डिटेक्शन मेथड है ये, इससे बढ़िया एरर डिटेक्शन बना ही नहीं है। ये क्या करता है, जनरेट करता है पोलिनोमियल डिवीजन। पोलिनोमियल क्या होता है पहले तो ये समझते हैं। पोलिनोमियल क्या होता है, मैथ का वर्ड है पोलिनोमियल, पता है तुम्हें पोलिनोमियल क्या होता है? चलो मैथ की टर्म है, इसका पोलिनोमियल का हम उठाते हैं यहाँ से। पोलिनोमियल का मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, व्हाट इज पोलिनोमियल। ये रहा, ये मैथ एक्सप्रेशन है जिसके अंदर कुछ ऐसा ऐसा एक्स स्क्वायर, ये वेरिएबल वगैरह लगे होंगे जिसमें एडिशन सब्सट्रैक्शन कुछ हो रहा होगा, कुछ नॉन नेगेटिव नंबर है, कोई एक इक्वेशन होगी, उसे बोलते हैं पोलिनोमियल, जिसमें डिग्री हमेशा 2 होगी, इसे बोलते हैं पोलिनोमियल। अच्छा जी, पोलिनोमियल के अंदर क्या है, खास बात समझना, ये पोलिनोमियल डिवीजन करेगी बिट्स का, जो बाइनरी आया है उसका पोलिनोमियल डिवाइड करेगी। अगर वो रिमाइंडर देता है 0, अगर वो रिमाइंडर देता है 0 तो क्या है, एरर नहीं है। भाई साहब हाथ जुड़वा लो, अगर तुम फ़ोन चला रहे हो, अगर तुम कोई एक्स्ट्रा काम कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसको प्लीज़ साइड रख दो, मेन चीज़ें फोकस कर लो। किसी का कॉल आए, किसी के मैसेज आए, किसी का रिप्लाई मत करो। तुम्हारी पढ़ाई है, कोई और आगे तुम्हारी जगह पेपर नहीं देने वाला है। तुम पेपर दोगे, तुम पढ़ोगे तो समझना ज़रूरी है कौन सी चीज़ क्या होती है। फ़ोन रख दो, सब कुछ रख दो, मेरी बात पे फोकस करो। पोलिनोमियल क्या नाम है, डिवीज़न हम करेंगे किसी बाइनरी बिट्स का, और अगर वो हमें 0 देगी, उसका जो रिमाइंडर आया डिवाइड करके वो 0 आया,
तो मतलब है नो एरर। अगर रिमाइंडर में 0 नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, वो एरर है। फिर आता है, ओ माय गॉड मैंने कुछ अलग कर दिया, हाँ, उसके बाद आता है हमारे पास ब्लॉक पार्टली। इसके अंदर क्या होता है, 2 डायमेंशनल प्रायोरिटी होती है। रो और कॉलम में हम सारे के सारे डाटा को अरेंज करते हैं और उसके अंदर हर एक रो और कॉलम के अंदर हम एक अलग से बिट ऐड करते हैं, जो कि हम कर रहे थे 1 वाली। अगर वो इवन आ रही है, इवन थी और इवन ही आ रही है तो एरर है, इवन है और ओड आ रही है ऐड करने के बाद तो वो एरर नहीं है। सिंपल चीज़ें। करेक्शन करने कुछ टेक्निक्स होती हैं। ऑटोमेटिकली रिपीट रिक्वेस्ट, बार बार हम उसी डाटा को चेंज करके थोड़ा बहुत चेंज करके भेजते हैं। ये करेक्शन की टेक्निक बता रहा हूँ मैं। पहली है ऑटोमेटिकली रिपीट रिक्वेस्ट। एरर डिटेक्शन हुआ, उसके बाद हमने बार बार रिक्वेस्ट भेजी, थोड़ा 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 चेंज करके हर बार बाइनरी नंबर 100 से 101 100 कर दिया। अगली बार क्या करा, 100 101 100 कर दिया। थोड़ा थोड़ा चेंज करके हर बार भेज रहे हैं, कहीं ना कहीं ठीक हो जाए। अगर वो ठीक हो गई, डन है, कुछ करना ही नहीं है। दूसरा है फॉरवर्ड एरर करेक्शन। फॉरवर्ड एरर करेक्शन के अंदर क्या करेगा, जो रिसीवर के साइड होगी, एरर आर कनेक्टेड एट द रिसीवर साइड विदाउट रीट्रांसमिट। एरर क्या करेगा, कनेक्ट करेगा रिसीवर के साइड में, एरर का ही मामला भेज देगा। अगर रिसीवर के साइड में वो सारा मामला जुड़ के सही चल गया तो ठीक है, नहीं चला तो फिर क्या होगा, फिर होगा हेम्बिंग कोड। हेम्बिंग कोड क्या होगा, एड्स करेगा रिडंडेंट बिट्स, ऐसी बाइनरी की चीज़ें ऐड करेगा जो कि उस एरर को फिक्स करने का कोशिश करेंगे। हो गई तो ठीक है, नहीं हुई तो भैया वो परमानेंटली एरर है। एरर डिटेक्शन में इतना ही एरर को ठीक किया जाता है। फ्लो कंट्रोल पे आते हैं। फ्लो कंट्रोल क्या होता है, इसके अंदर 3-4 तरह के प्रोटोकॉल होते हैं। सबसे पहले होता है स्टॉप और वेट। सेंडर ने डाटा सेंड किया, हमने उस डाटा को रोका, हमने कहा रुको, पहले तुम एक्नॉलेज होगे। एक्नॉलेज क्या होगे कि भैया तुम्हारे में कोई एरर है या नहीं है। एरर डिटेक्शन होगा, करेक्शन होगा, उसके बाद आगे भेजा जाएगा। सेकंड होता है स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल, यानी कि ये जो एक्नॉलेजमेंट है, ऑल सेंडर जो भी सेंड कर रहे हैं मल्टीपल फ्रेम, वो पहले एक्नॉलेज होंगे उसी विंडो में, फिर वो सारे एक्नॉलेजमेंट भेज दिए जाएंगे। इसे बोलते हैं फ्लो। फ्लो क्या है, सबसे पहले एक मैसेज आया, वो आया, उसका एक्नॉलेजमेंट हुआ, उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे मैसेज आएंगे उसी सेंडर की तरफ से, वो सारे एक्नॉलेज होंगे। दूसरा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल है ये। उसके बाद क्या होगा, टीसीपी या आईपी मेथड के थ्रू वो आगे रिसीवर को भेज दिए जाएंगे। ये इसका फ्लो है। फ्लो खत्म हो गया, फ्लो खत्म हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या बात है, 7 करोड़, आओ तुम्हें मजे दिलाएं। 13 क्वेश्चन में चलते हैं। 13 क्वेश्चन, एक बार टाइम देख लूँ कितना हो गया, टाइम देख लें। टाइम हो गया है 1 घंटा 17 मिनट। क्या बात है, 13 मिनट खा गए क्वेश्चन मेरा। हो भगवान, इतना बुलवाने का कोई फल दे देना प्लीज़ गाइज। इस पे तो मैं चाहूँगा, बाकियों पे शायद 2-2 हज़ार व्यू आएंगे, इस पे जेनुअनली चाहूँगा सालों कमेंट पे आग लगानी है तुम्हें जेनुअनली टाइम स्टैम्प पे जो जो बोला है ना मैंने, कमेंट करने के लिए कौन कौन से प्रोटोकॉल हैं, क्या क्या हैं, दिस हैं, दैट हैं, सब चीज़ लिखनी है। एक एक चीज़ लिखे तुम्हें डालनी है कि भैया ये इस टाइम स्टैम्प पे ये करा था तुमने, डालनी है, तब जाके कुछ मेहनत सफल होगी, वरना मेहनत सफल नहीं होगी। और 2000 व्यू से नीचे बात तो हो बनेगी ही नहीं। 2000 तो कुछ भी नहीं है, 2500 व्यू तो चाहिए। ये तो मैं सोच के बैठा हूँ। अब वो कैसे लाओगे तुम, एक वीडियो को 4 बार देखो, 8 बार देखो, 12 बार देखो, अपने दोस्तों में शेयर करो ना करो, वो तुम्हारी मर्जी है। बहुत मेहनत लगी है गुरुदेव, बहुत मेहनत लगी है। कंजक्शन कंट्रोल क्या होता है, कंजक्शन कंट्रोल रेफर करता है कुछ टेक्निक्स को जो कि नेटवर्क के अंदर ओवरलोड जो होता है, नेटवर्क के अंदर जो हम डाटा भेज देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3 तरह की स्विचिंग थी। कौन कौन सी थी, मैसेज, सर्किट और पैकेट। मैसेज सर्किट के बारे में बता चुका हूँ, अगर नहीं तुमने पढ़ा है, तुम कहीं उठ के चले गए थे, फ़ोन चला रहे थे, कुछ भी कर रहे थे, जाके वापस पढ़ लेना, वीडियो रिकॉर्डेड है ना। यहाँ पे थर्ड वाले के बारे में यहाँ मैं बात कर रहा हूँ। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला है हमारा पैकेट स्विचिंग। इसके अंदर क्या होता है, पूरे मैसेज को छोटे छोटे पैकेट के अंदर भेजा जाता है। जब छोटे छोटे बहुत सारे पैकेट क्रिएट हो जाएंगे ना, बहुत ही लेंथ में क्रिएट हो जाएंगे, 10,000 पैकेट एक साथ जा रहे हैं, तो 10,000 पैकेट जब एक साथ जाएंगे तो कुछ बहुत सारे नहीं, कुछ पैकेट जो हैं 100-200 पैकेट जो हैं वो गायब भी हो सकते हैं, गुम भी हो सकते हैं, पैकेट लॉस हो सकता है। 10,000 जब पैकेट एक साथ जाएंगे तो ट्रैफिक, नेटवर्क पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाएगा एक साथ, तो डिले हो सकता है, परफॉर्मेंस रिड्यूस हो सकती है नेटवर्क की। जो सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क है वो भी स्लो पड़ सकता है क्योंकि 10,000 एक भेज रहा है, ऐसे 10 और लोग भेजेंगे तो भैया डिले तो आ सकता है। इसका मेन गोल क्या होता है कंजक्शन कंट्रोल का, कि हम जो है बेसिकली जो हम नेटवर्क पे डाटा भेज रहे हैं, जो पैकेट भेज रहे हैं, लिमिटेड पैकेट भेजें,
आराम आराम से पैकेट भेजें, रुक रुक के पैकेट भेजें, और ताकि सारी नेटवर्क जो है स्मूथ चले, इसे बोलते हैं कंजक्शन कंट्रोल, ये इसका मेन गोल है। अच्छा, अब इसके कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिसके थ्रू ये इस नेटवर्क को क्या करता है, स्मूथ या बेटर वे में बनाने की कोशिश करता है। क्या क्या है? पहली है स्लो स्टार्ट। अगर तुम 10,000 पैकेट भेज भी रहे हो तो एक काम करो, 10,000 में से पहले शुरू में 100 भेज दो, 200 भेज दो, 500 भेज दो, एक साथ 10,000 एक साथ मत निकालो, इसे बोलते हैं स्लो स्टार्ट। कंजक्शन अवॉइडेंस, यानी कि ओवरऑल जितने भी ज़्यादा हम डाटा भेज रहे हैं उससे हमारा जो लोड बढ़ रहा है उसको हम रोक रोक के भेजें। 500 भेज दिए, रुक जाओ, डिले कर लो, फिर 500 भेज दिए और डिले कर लो। फिर क्या होता है? फास्ट रीट्रांसमिट। फास्ट रीट्रांसमिट क्या है? 10,000 भेजे थे, 200 गुम हो गए, 200 क्या हो गए? गुम हो गए। तो सिर्फ उन 200 को मैं पूरे सेंटर से वापस मंगा रहा हूँ कि भाई ये 200 वापस भेजना। तो ये जो 200 आएंगे उनको स्लो स्टार्ट मत करो, उनको फटाफट निकालो ताकि ये पूरे नेटवर्क से काम मामला निपट जाए। ये नेटवर्क जो सेंटर है, अब तू जा भाई, जो तेरे 200 गुम हो गए थे भेज और अपना निपट। फास्ट रिकवरी है क्योंकि फास्ट ट्रांसमिट है, रीट्रांसमिट जो है जो दोबारा पैकेट भेजा जा रहा है वो फास्ट है, जिसका सिंपल सा मतलब क्या है, ये फास्ट रिकवरी भी होगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं पीपीपी प्रोटोकॉल पे, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। ये भी साला डाटा लिंक लेयर का ही क्वेश्चन है। सेकंड लेयर, ओएसआई मॉडल की सेकंड लेयर जो है बहुत काम करती है बेचारी, मेरी तरह है डाटा लिंक लेयर, बहुत ही काम करते हैं, 5:30 बजे से लगे हुए हैं, है ना। तुम भी कहोगे भाई क्यों इतनी बार जता रहा है, 5:30 से लगे हो भाई। जब 11 बार वीडियो ख़राब होती है ना तब समझा करो, जब इतनी बड़ी बड़ी वीडियो 11 बार ख़राब होती है तो दुख होता है। P2P प्रोटोकॉल क्या कहता है, सिंपल भाषा में समझाता हूँ। एक पीसी से दूसरे पीसी को डायरेक्टली कनेक्ट करना इज कॉल्ड P2P कनेक्शन। इसके अंदर कोई भी दूसरा पर्सन नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? तीसरा अगर कोई ऐसे पर्सन आ रहा है ना तुम दोनों के बीच में, तो उसे बोलते हैं रकीब। रकीब एक काफ़ी खास वर्ड है। जैसे कि मान लो मैं हूँ और मैं किसी से हम किसी से बात कर रहे हैं, किसी से प्रेम कर रहे हैं, किसी से कुछ कर रहे हैं, तो क्या होगा, मेरे और उसके बीच की बात है। जो तीसरा पर्सन, एक्सटर्नल पर्सन आके टांग अड़ान लगेगा ना, उसे मैं कहूँगा रकीब। ये तीसरा आदमी है, रकीब का मतलब होता है तीसरा बंदा। तो पीपीपी कनेक्शन, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल क्या कहता है, तीसरा पर्सन नहीं चाहिए। उसको देखिए कि दो लोगों के बीच की बात है, मेरा और उसका, पीपीपी कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है। ठीक है। और डायरेक्टली कनेक्शन को स्टेब्लिश करती है किसमें, 2 नोड्स के बीच में। ठीक है जी, ये मैंने बता दिया। मेन फंक्शन क्या है, पहला होता है फ्रेमिंग, दूसरा होता है लिंक को स्टेब्लिश करना, तीसरा होता है ऑर्थोराइजेशन। क्या तुम वही 2 पर्सन हो जिनके बीच के अंदर नेटवर्क स्टेब्लिश हुआ था, या तुम वो तीसरे पर्सन हो जो नेटवर्क स्टेब्लिश नहीं हुआ। इसे बोलते हैं ऑर्थोराइजेशन, यानी कि लॉगिन वगैरह करना कि तुम असलियत हो, तुम वही हो, तुम भव्य ही हो, बताओ मेरे को कैसे तुम भव्य हो। तो वो मेरी तरह अगर बात कर रहा है तो वो भव्य है, क्योंकि मेरी तरह बात करना आसान नहीं है ना। उसके बाद आते हैं एरर डिटेक्शन। तो तुम्हें पता ही है कि भैया डाटा लिंक लेयर एरर डिटेक्शन तो करती है, कि तो तुम घुसा लो दिमाग में, एरर डिटेक्शन लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करती हैं, एरर डिटेक्शन करती हैं। ओके, तो इन्हीं को खोल के आगे लिख रखा है, इन्हीं के बारे में आगे बता रखा है, ये चीज़ मैं नहीं कराने वाला। और उसके बाद आ जाओ, 15वां क्वेश्चन हो गया, तो उसके बाद कौन सा रह गया, 15वां, 16वां से 18वां आ गया। 18वें पे आ जाओ डायरेक्ट, 18वें पे आ जाओ। यूडीपी वाला मैंने करा दिया था। एक्सप्लेन अटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉइस एंड देयर इफेक्ट्स ऑन सिग्नल्स। नॉइस मैंने तुम्हें कहा था कि कोएक्सियल केबल में, ट्विस्टेड पेयर केबल में कुछ नॉइस आती है। नॉइस मैंने कहा था कि कुछ अगर मौसम ख़राब है, बारिश आ रही है, कुछ आ रहा है, टेम्परेचर ख़राब है, तो क्या होगा कि नॉइस कुछ होता है। वो नॉइस आज हम समझेंगे होता क्या है साला। सबसे पहले आते हैं अटेंशन, जो भी है अटेन्यूएशन, जो भी व्हाट इज़ दैट वर्ड, क्या करती है, लॉस करती है सिग्नल स्ट्रेंथ को जब हम बहुत ही लंबी दूरी में भेजते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रिपीटर किस लिए यूज होते थे, मैंने तुम्हें बताया रिपीटर किस लिए होते हैं, जल्दी बताओ मेरे को। रिपीटर इज यूज्ड फॉर रीट्रांसमिट या रीजनरेट या एम्पलीफाई द सिग्नल्स। मैंने ये लिख के बताया था और मैं बिना देखे पढ़ के बता रहा हूँ क्या है, इसलिए यूज होते हैं। किस लिए होते हैं, रीजनरेट या एम्पलीफाई करने के लिए यूज होते हैं सिग्नल्स को। फॉर एग्जांपल एक सिग्नल है, वो 100 मीटर जाने के बाद वीक पड़ रहा है ना, 100 मीटर जाने के बाद वो वीक पड़ रहा है, तो हम रिपीटर लगा देंगे कि भैया 100 मीटर जा,
उसके बाद वापस से तो उसी स्ट्रेंथ में, उसी पावर में वापस से जनरेट होकर आगे चला जाए। तो जो ये ट्रैवल कर रहे हैं ना सिग्नल, ये जो अपनी जो लॉस कर रहे हैं सिग्नल की स्ट्रेंथ को, ये जो 100 मीटर पे जाने के बाद धीरे धीरे वीक हो रहे हैं, ये जो लॉस कर रहे हैं इसी को हम बोल रहे हैं, इसी की हम डेफिनेशन दे रहे हैं अटेन्यूएशन या अटेंशन, ये जो भी तुम इसको बोलो, दिस इज़ व्हाट वी कॉल्ड। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाते हैं, उसके बाद आते हैं जिसको बोलते हैं डिस्टोरेशन, लिखा है यहाँ तो डिस्टोरेशन, अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ। ये क्या करती है, ये व्हेन द शेप ऑफ द सिग्नल चेंज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। तुमने भेजा था भव्य शर्मा, जिसकी शेप थी कुछ ऐसी, मैं बना के दिखा देता हूँ। तुमने भेजा था भव्य शर्मा, जिसकी शेप कुछ ऐसी थी। बाद में वो चेंज हो गई, शेप वो ऐसी हो गई है, कैसी हो गई है कि ऐसी से ऐसी हो गई है। तो ऐसी शेप से ऐसी अगर शेप हो जाए तो इसे मैं क्या कहूँगा, इसे मैं कहूँगा डिस्टोरेशन। ठीक है जी। नॉइस क्या होती है, नॉइस इज एनी अनवांटेड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो कि हमारे सिग्नल के अंदर इंटरफेयर कर रही है, ओरिजिनल सिग्नल के अंदर। ठीक है, उसे बोलते हैं नॉइस। अच्छा जी, 19, ये थ्योरम भाई एक आधी बार पूछी गई है तो भाई पेपर में छोड़ाना, थ्योरम समझने के लिए बहुत दिमाग चाहिए, थ्योरम नहीं होगी। उसके बाद आ जाते हैं 20वां, एक्सप्लेन राउटिंग प्रोटोकॉल। राउटिंग प्रोटोकॉल हम पढ़ेंगे, पर एक बार मैं टाइम देख लूँ, टाइम कितना हो गया, क्योंकि 1 घंटा 25 मिनट हो गए हैं। ओ माय गॉड। ओके, ए राउटिंग प्रोटोकॉल इज सेट ऑफ रूल्स और एल्गोरिदम यूज टू बाय राउटर टू डिटरमाइन द बेस्ट पाथ फॉर डाटा पैकेट्स टू ट्रैवल अक्रॉस ए नेटवर्क फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। राउटिंग प्रोटोकॉल हेल्प्स राउट्स एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, अपडेट राउटिंग टेबल्स एंड एडोप्ट नेटवर्क चेंजेस। राउटिंग प्रोटोकॉल्स क्या है, कुछ ऐसे लॉज हैं या कुछ ऐसे लिखे हुए प्रोटोकॉल्स हैं जो किस लिए यूज़ होते हैं, जो बेसिकली बेस्ट वे फाइंड आउट करने के लिए यूज़ होते हैं, जहाँ पे हमारे जो पैकेट्स हैं वो ट्रैवल कर सके नेटवर्क के ऊपर। पर्पज़ क्या है, फाइंड द मोस्ट एफिशिएंट पाथ फॉर डाटा ट्रांसमिशन, वही वाली बात आ गई। इंश्योर रिलायबल एंड डिटेक्टिंग नेटवर्क फेलियर एंड चूज एन अल्टरनेटिव राउट्स, कि अगर पूरा ये वाला जो राउट से ख़राब हो गया तो इसकी जगह मैं ऐसे घूम के ऐसे भी जा सकता हूँ, ये वाला राउट मैं ढूंढ के रखूँगा। कंजक्शन को रिड्यूस करता है और इम्प्रूव करता है नेटवर्क की परफॉर्मेंस को। राउटिंग प्रोटोकॉल्स कुछ टाइप्स का होता है। पहला डिस्टेंस वेंडर राउटिंग प्रोटोकॉल, ये क्या करता है, राउट शेयर इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है वो डिस्टेंस वेंडर वाला करता है। लिंक स्टेट वाला क्या करता है, राउटर हैव ए कंप्लीट मैप ऑफ द नेटवर्क टेक्नोलॉजी, पूरे नेटवर्क टेक्नोलॉजी के जितने भी पॉसिबल पाथ है उन सबका कंप्लीट नेटवर्क का उसके पास मैप होता है, उसे लिंक स्टेट कहते हैं। हाइब्रिड क्या होता है, हाइब्रिड होता है जो डिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाए, जो दोनों ये काम कर पाए, उसे हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। अच्छा जी, राउटर के कुछ एल्गोरिदम है। राउटर के एल्गोरिदम के अंदर स्टैटिक राउटिंग है सबसे पहले, फिर डायनेमिक राउटिंग है, ठीक है, फिर है अडेप्टिव राउटिंग, और उसके बाद उसका, हाँ, ये तीन ही राउटिंग है। तो तीनों के बारे में समझ लेते हैं। स्टैटिक राउटिंग क्या है, राउटर आर मैनुअली कन्फिगर्ड बाय द नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी नेटवर्क का मेन पर्सन होगा, अगर वो नेटवर्क के अंदर बता रहा है कि राउटिंग इस तरीके से जाएगी, ये वाला बेस्ट पाथ है, यहाँ से सारा डाटा जाएगा, अगर मैं मैनुअली बता रहा हूँ तो होगा स्टैटिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग क्या होगी, डायनेमिक राउटिंग क्या होगी, ऑटोमेटिकली एल्गोरिदम जो होगी वो जनरेट कर देगी, भैया बेस्ट पाथ ये वाला है, यहाँ से जाओ तुम, इसे कहेंगे डायनेमिक राउटिंग। और एडेप्टिव राउटिंग क्या है, ए सब सेट ऑफ डायनेमिक राउटिंग वेयर पाथ इज डिटरमाइंड बेस्ड ऑन द करंट नेटवर्क कंडीशन सच एज ट्रैफिक लोड डिलेज। एडेप्टिव क्या होगा कि हमें पता है कि बेस्ट पाथ तो ये वाला है, पर इस पर ऑलरेडी बहुत सारा डाटा जो है जा रहा है, ट्रैफिक इस पर बहुत ज़्यादा है, तो उसको सारे पाथ की जानकारी होगी, उसको लोड भी पता होगा कौन से नेटवर्क में कितना लोड है, तो उसके हिसाब से वो बेस्ट पाथ बताएगा, तो इसे कहेंगे एडेप्टिव राउटिंग। क्वेश्चन नंबर 21, गर्दन और गला सब दुख गया है एक्चुअली, है ना, बोल बोल के, जेनुअनली बता रहा हूँ, जाते ही सबसे पहले तो 3-4 पेटीज मार के आऊँगा, और इसके बाद मार के आऊँगा, मेरी माँ ने दिया है मेरे को तिलकुटा, क्योंकि मैं रहता हूँ हॉस्टल में, तो मैं खाऊँगा तिलकुटा, और किसी के नहीं सुनने वाला, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं इतना ज़्यादा बोल चुका हूँ, 1.5 घंटा हो चुका है मेरे को बोलते हुए, 1 बज गया, और मेरे को ये भी नहीं पता कि वीडियो पे व्यू आ भी जाएंगे नहीं आएंगे, इतनी मेहनत करने के बाद भी कोई देखेगा नहीं देखेगा, तो अंदर से गिल्ट में हूँ मैं, तो पर कोई नहीं, समझते हैं। बेसिकली सबसे पहले तो बताना है इसेंस ऑफ मोडम्स। मोडम्स बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये मोडम क्या होता है, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये दो चीज़ें होती हैं। एक मोडम जो होता है वो सिग्नल को पकड़ता है, उनको मॉड्यूलेट करता है और उसको आगे भेजता है, और दूसरा मोडम उसको रिसीव करता है और उसके सिग्नल क्या करता है,
डीमोड्यूलेटर करता है, और ताकि हमें मैसेज दिख पाता है। इज ए डिवाइस टू कन्वर्ट डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल्स। डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल में बनाता है, और वाइस वर्सा भी एनालॉग सिग्नल को भी डिजिटल सिग्नल में बनाता है। क्या करता है ये? मॉड्यूलेट करता है एनालॉग सिग्नल को ताकि वो डिजिटल बन पाए, और फिर डिजिटल को वापस एनालॉग बनाता है जब रिसीव करने की बारी आती है। ठीक है, ताकि दो कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेट कर पाएँ। इसके कुछ पर्पज़ हैं, डिजिटल टू एनालॉग, एनालॉग टू डिजिटल, और लॉन्ग डिस्टेंस के कम्युनिकेशन में यूज़ होता है। तो ओवरऑल ये इसका काम है। अब आते हैं डीईटी और डीसीई के इंटरफेस पे, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डीटीई क्या है? द एंड डिवाइस दैट जनरेट और कंज्यूम्स डाटा। जो एंड डिवाइस होता है, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। अब मेरे को बताओ टर्मिनल इक्विपमेंट से क्या ध्यान आ रहा है, जल्दी बताओ जल्दी। मैंने पढ़ाया टर्मिनल इक्विपमेंट, क्या ध्यान आ रहा है? तुमने ISDN आर्किटेक्चर में, अगर ये नहीं पता तो भैया डूब के मत। ISDN आर्किटेक्चर में तुमने 5 चीज़ें पढ़ी थी, TE1, TE2, NT1, NT2। T1 क्या है? टर्मिनल इक्विपमेंट, वही तो आ गया। डाटा जो भी टर्मिनल इक्विपमेंट ट्रांसफर कर रहे हैं, जो उसका एंड पॉइंट होगा, उसे DET कहेंगे। द एंड डिवाइस दैट जनरेट और कंज्यूम डाटा। जो आखिरी डिवाइस होगा, जो या तो डाटा को जनरेट कर रहा है आगे भेजने के लिए, है ना, या फिर उसको लास्ट वो डिवाइस है, एंड डिवाइस है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, जो डाटा को रिसीव कर रहा है, वो DET कहलाएगा, डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारे पास DCE। DC क्या है? डाटा सर्किट टर्मिनल इक्विपमेंट, द डिवाइस दैट प्रोवाइड ए पाथ फॉर डाटा ट्रांसमिशन। अब हमने कुछ नेटवर्क के बारे में बात करी थी, NT1 और NT2, नेटवर्क टर्मिनल 1, नेटवर्क टर्मिनल 2। NT1 किसको? NT1 TET किसकी? NT1 TE, हाँ TE1 को बेसिकली क्या करता है? नेटवर्क प्रोवाइड करता है या बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है। तो DTE बेसिकली क्या है? डाटा टर्मिनल इक्विपमेंट जो है वो तो एंड पॉइंट है, जो डाटा को जनरेट करेगा या रिसीव करेगा, और DCE उसको बेस्ट पाथ प्रोवाइड करेगा। DCE DTE को बेस्ट पाथ प्रोवाइड करता है डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए। ओवरऑल ये था भैया DTE और DCE। क्यों डर रहे थे इससे? क्यों भाई यार इतना? ओह ओह, अगला आता है क्वेश्चन नंबर 22। हार नहीं मानेंगे गाइज, हार नहीं मानेंगे। क्वेश्चन बेशक वीडियो 2 घंटे की बने, बेशक उस पर 100 भी आए, एक बार मेरे को तसल्ली हो जाएगी भाई मैंने मेरी तरफ से पूरी कोशिश की। मेरे को मेरी तसल्ली चाहिए, ठीक है। वीडियो में बहुत सारी मैं बदतमीजी कर चुका हूँ, आई नो। बहुत सारी बार मैंने एक बार ये भी कर दी, शीला की जवानी वाला सब हो गया था, पर कोई बात नहीं, वो सब कुछ इंक्लूडेड कर लो। मेरा ही वो वर्जन है, मैं ही हूँ वो, बेस्ट पार्ट है ना। कॉन्सेप्ट बताना है अलोहा का। अलोहा क्या है? अलोहा एक सिंपल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि वायरलेसली शेयर करता है डाटा को किसी भी नेटवर्क के ऊपर। अलोहा क्या है? एक प्रोटोकॉल है जो कि पूरे नेटवर्क पे डाटा को शेयर करता है, डाटा को ट्रांसमिट करता है विदाउट चेकिंग इफ द चैनल इज फ्री और नॉट। विदाउट चेकिंग इफ द चैनल इज फ्री और नॉट, कि वो जो नेटवर्क है वो फ्री है भी या नहीं है, भेज दो बस, वायरलेस वो भेज दो, ठीक है जी। डेवलप किसने किया था? हवाई की यूनिवर्सिटी है, उसने डेवलप किया था। रेडियो बेस्ड नेटवर्किंग के ऊपर ये बना हुआ है। ये बेसिकली पैकेट को सेंड करता है, और इसके 2 तरीके हैं, प्योर अलोहा और स्लोटेड अलोहा। प्योर अलोहा क्या करता है? ट्रांसमिट करता है एनी टाइम, कभी भी करवा लो इससे, कभी भी ट्रांसमिट करवा लो, जब भी फ्री है चैनल या नहीं है तब भी करेगा, है ना। और स्लोटेड अलोहा क्या करता है? टाइम डिवीजन। एक तुमने पढ़ा होगा फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चन में था, 3 फ्रीक्वेंसी थी, टाइम डिवीजन फ्रीक्वेंसी, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और था फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और था वेव लेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ये 3 मल्टीप्लेक्सिंग थी। तो इसी के अंदर ना जो टाइम डिवीजन था वो बेसिकली स्लोटेड पे काम करता था, टाइम देता था। तो ऐसे ही स्लोटेड अलोहा क्या करता है? टाइम देता है। टाइम इज डिवाइड इनटू स्लोट, ट्रांसमिट स्टार्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द स्लोट। हो गया, यही तो था। ये इससे क्यों डर रहे थे तुम? मेरे को ये समझ नहीं आई, ये नेटवर्किंग से डर रहे थे तुम। चलो अगले क्वेश्चन में आते हैं, 25वें क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन है, 25 क्या है? राइट ए नोट ऑन नेटवर्क क्लास, व्हाट इज द यूज ऑफ सब नेटिंग इन एड्रेसिंग IP असाइनमेंट।
सबसे पहले समझते हैं आईपी को असाइन कर। आईपी होता क्या है? आईपी एड्रेस होता है तुम्हारे किसी भी डिवाइस को जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, उसको एक इंटरनेट से कनेक्ट होता है, उसको एक एड्रेस दिया जाता है, इसको बोलते हैं आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस बहुत सारे तरह का होता है। बेसिकली 32 डिजिट का एक नंबर होता है। बेसिकली 32 डिजिट का एक नंबर होता है, जिसको हमने अलग अलग सेक्शन में बांट रखा है। इसके अंदर जो स्टार्टिंग के जो नंबर होते हैं ना, स्टार्टिंग के जो नंबर होते हैं वो असाइन किए जाते हैं एज सच 8 बिट जो होते हैं वो असाइन किए जाते हैं ABCDE 5 क्लासेस के बेस पे, उन्हीं को हमें बताना है। ठीक है। अगर क्लास ए की हम बात करें, क्लास ए की हम बात करें, तो अगर कोई एक बहुत ही बड़ा सा नेटवर्क है, बहुत ही बड़ा समझ रहे हो, कि जैसे कि इंटरनेट से बड़ा तो और क्या ही नेटवर्क होगा। फेसबुक है, फेसबुक एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, कई बिलियन लोग, 8-7 बिलियन लोग दुनिया में हैं, और फेसबुक जो डाउनलोड किया हुआ है वो 8 से 10 बिलियन लोगों ने किया हुआ है। सोच के देखो कितना बड़ा नेटवर्क होगा, है ना। तो इस इतने बड़े नेटवर्क के लिए हम क्लास ए के अंदर आईपी नेटवर्क क्लासेस के अंदर उसको क्लास ए में डालते हैं। क्लास ए में किसको डालेंगे? जो बहुत ही बड़ा नेटवर्क होगा। सेकंड जो क्लास आती है, फर्स्ट क्लास का बेसिकली एक वो है, सिंबल है, जिसको हम बोलते हैं 0.0.0.0। रिक्वेस्ट साला कहीं से आए हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। मोंगो डीबी में हमने पढ़ा होगा कहीं, अगर मोंगो डीबी नहीं पढ़ी तो 0.0.0.0 का मतलब ये होता है रिक्वेस्ट कहीं से भी आए एक्सेप्ट कर लो। आईपी एड्रेस के अंदर एक और होता है क्लास बी। क्लास बी होता है मीडियम साइज नेटवर्क के लिए। फॉर एग्जांपल मीडियम साइज क्या? जैसे कि हमारा नॉर्मल जो भी नेटवर्क हो गया, जैसे कि कोई छोटा नेटवर्क ले लो, ईमेल्स हो गया, ईमेल तो काफ़ी बड़ा नेटवर्क है, कोई और छोटा नेटवर्क ले लो जो कि बड़े से छोटा हो, है ना। उसके अंदर जो एक पहचान है वो क्या है? 1 to 8 लग जाता है आगे, 1 to 8.0.0.0। ठीक है। उसके बाद आता है क्लास सी। क्लास सी के अंदर आता है बहुत ही छोटे नेटवर्क के लिए, जैसे कि विदावर्स है हमारा, मेरा यूट्यूब चैनल है ना। बहुत छोटे छोटे नेटवर्क हैं, बहुत प्यारे प्यारे नेटवर्क हैं, बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं। तो इसका जो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन कोड होता है वो होता है 192.0.0.0। ये हमारा बेसिकली हमारे पीसी के अंदर जो तुम आईपी एड्रेस देखोगे उसमें 192 ही मिलेगा ज़्यादातर में। एक क्लास डी होती है, क्लास डी होती है 1 to 4.0.0.0। ये यूज़ नहीं होती है स्टैंडर्ड होस्टिंग एड्रेस के लिए, ये बना ही नहीं है होस्टिंग एड्रेस के लिए, ये मल्टी कास्टिंग ग्रुप्स के लिए यूज़ होता है, मल्टी कास्टिंग ग्रुप्स के लिए। एक क्लास ई है, ये जर्नल नेटवर्क नहीं होता, ये रिजर्व्ड होता है कुछ एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ के लिए। इसका जो होता है कोड होता है 240। एक्सपेरिमेंटल पर्पज़ मान लो जब बना होगा टीसीपी और आईपी प्रोटोकॉल, तो कहीं ना कहीं टेस्ट तो किया होगा, तो जहाँ पे टेस्ट किया होगा वो 240.0.0 पे किया होगा। ओके जी, अब आते हैं सब नेटिंग क्या है। सब नेटिंग क्या है? प्रोसेस होता है डिवाइडिंग ए लार्ज नेटवर्क इनटू ए स्मॉलर और मैनेजेबल सब नेटवर्क। पूरा का पूरा फेसबुक है, पूरा का पूरा फेसबुक मैंने 8 बिलियन लोगों के नेटवर्क को मैंने 1-1 बिलियन के 8 लोगों में डिवाइड कर दिया, तो कुल मिला क्या वो बहुत एक बड़े नेटवर्क को हमने छोटे 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 पार्टों में डिवाइड कर दिया। इसको कहते हैं हम सब नेटिंग। सब नेटिंग समझ आया? क्वेश्चन ख़त्म हो गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन इतना ज़रूरी है नहीं, इसलिए इसको हम छोड़ेंगे। आउटलाइन इन्वॉल्व इन बिल्डिंग कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर को कैसे बिल्ड किया जाता है, एक ही बार क्वेश्चन आया है, और ओवरऑल इसके जो भी स्टेप्स हैं ऊपर सारे हम पढ़ के आ चुके हैं, इसको भी हम स्किप करेंगे। अब आ जाते हैं इस पे HDLC पे। HDLC का कॉन्सेप्ट आएगा मेरा दिल कह रहा आएगा, क्योंकि हमने शुरू इसी क्वेश्चन से किया था, साला सारी PDF पढ़ के आ गए, HDLC पे वापस में आए हैं। HDLC क्या है? एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है जो कि डाटा लिंक लेयर में आता है। डाटा लिंक लेयर फिर से वही आ गई, कौन सी है? जिसमें एरर फ्री की लिंक है, OSI की लेयर है जी। और सेकंड एक डाटा लिंक लेयर है, दूसरा है ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि एरर फ्री की लेयर है। डाटा लिंक लेयर साला बहुत काम करती है, मेरी तरह मेहनती है। ठीक है, वो OSI मॉडल के अंदर बता रखा है, ओवर पॉइंट टू पॉइंट एंड मल्टी लिंकिंग के ऊपर ये बनी हुई है। इट एंश्योर एरर फ्री ट्रांसमिशन। लो बताओ, ये भी एरर फ्री ट्रांसमिशन को इंश्योर कर रहा है। तो ये फ़र्क क्या है इसमें? कोई फ़र्क नहीं है जी। HDLC में आप लिख के आओगे, एक बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है, डाटा लिंक लेयर के अंदर मिलता है, जो कि OSI मॉडल का एक पार्ट है, और ये बेसिकली रिलायबल है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो था PPP, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल जो था उससे अच्छा है, उससे ज़्यादा रिलायबल है HDLC, है ना। और बेसिकली किस काम आता है ये? एरर फ्री ट्रांसमिशन के काम आता है डाटा को। ठीक है जी। HDLC का फ्रेम स्ट्रक्चर क्या है भैया? पहले फ्लैग, एक फ्लैग होता है, फ्लैग मैंने बताया था एक बिट लास्ट में ऐड करते हैं 0 या 1, हमें पता चल जाता है कि वो ओड है या इवन है, वही हो गया फ्लैग।
सेकंड होता है एड्रेस, थर्ड होता है कंट्रोल, फिर होता है डाटा, फिर होता है FCS फ्रेम चेकिंग सीक्वेंस, एरर चेकिंग जिसको बोलते हैं। एरर चेकिंग हम समझ के आ चुके हैं, बिट को ऐड करेंगे तो हम चेक तो करेंगे कि भैया एरर है या नहीं है, वही वाली बिट आई है बदल के आई। एड्रेस क्या है, आइडेंटिफाई करेंगे एड्रेस को। कंट्रोल क्या है, कंट्रोल हम मैनेज करेंगे एरर के कंट्रोल को कि एरर आया तो आया कहाँ से। डाटा जो एक्चुअली डाटा इन्फॉर्मेशन होगी क्या वो हमें प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। अब आ जाओ पिगी बैकिंग पे। पिगी यानी कि सुअर, सुअर समझते हो तुम, सुअर, सुअर का मतलब होता है पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग क्या होती है, एक टू वे कम्युनिकेशन की टेक्निक होती है जो कि इम्प्रूव करती है किस चीज़ को, इम्प्रूव करती है एफिशिएंसी को। मैंने एक चीज़ बताई थी कि सारा डाटा जाएगा, कंजक्शन कंट्रोल के अंदर एक क्वेश्चन में चीज़ थी, सारा डाटा जाएगा एक जगह कलेक्ट होगा, फिर वो एक्नोलेज होगा कि भैया एक्नोलेज है, अच्छा सारा डाटा आ गया है, पैकेट्स के अंदर डाटा आ रहा है तो आगे भेजेगा ताकि ट्रैफिक कम रहे, नेटवर्क स्टेबल रहे। ये क्या करता है, पिगी बैकिंग क्या है, इट कंबाइन एक्नोलेजमेंट, एक तो एक्नोलेजमेंट को, एंड रिसीव फ्रेम, जो रिसीव हो रहे थे रिसीवर के पास, फ्रेम जो रिसीव, पैकेट जो रिसीव हो रहे थे, उन दोनों कंबाइन करके एक इन्होंने नई चीज़ बना दी है जिसका नाम इन्होंने रखा है पिगी बैकिंग। अब मान लो सपोज करते हैं एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है, रेडियो स्टेशन है ये, एक है पॉकेट FM, एक है स्टेशन मिर्ची, दो ये बेसिकली रेडियो स्टेशन चल रहे हैं। एक स्टेशन ने दूसरे स्टेशन को कुछ डाटा भेजा, इंस्टेंट ऑफ सेपरेटिंग एक्नोलेजमेंट भेजने की जगह, है ना, तो वो क्या करेगा स्टेशन बी को क्या करेगा, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग ए सेपरेट एक्नोलेजमेंट फॉर ईच रिसीविंग फ्रेम्स, हर एक रिसीव जो भी फ्रेम हो रहा है उसका एक्नोलेजमेंट भेजने की जगह वो क्या करेगा, स्टेशन बी वेट कर लेगा जब तक सारा डाटा ए भेज नहीं देता और उसके अंदर सारा का सारा डाटा एक्नोलेजमेंट नहीं हो जाता। अगर हो जाएगा तो भेज देगा, वरना वो वहीं अटका के रखेगा। इसे बोलते हैं पिगी बैकिंग। पिगी बैकिंग क्या बात है। CSMA पे चलते हैं। CSMA क्या है, ये भी एक नेटवर्क का प्रोटोकॉल है जो कि शेयर्ड मीडियम नेटवर्क है, लाइक ईथरनेट। ईथरनेट क्या होता है, तार वाला इंटरनेट, जो तारों के थ्रू हमारे घर इंटरनेट आ रहा है वो होता है। ये क्या कंट्रोल करता है, हाउ डिवाइस एक्सेस कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन चैनल को कोई डिवाइस कैसे एक्सेस करेगा, नेट के थ्रू करेगा, वाईफाई के थ्रू करेगा, कैसे करेगा, ये इस्टेब्लिश करता है ना। तो ये हो गया हमारा CSMA। CSMA एक प्रोटोकॉल है, CSMA हो गया हमारा। उसके बाद कुछ बचा, वेट एंड स्टॉप प्रोटोकॉल में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसको मैं नहीं बताने वाला। एक्सप्लेन SNMP। SNMP क्या है, SNMP इज नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ये भी एक प्रोटोकॉल है जो कि मॉनिटर या मैनेज करने का काम आता है किसको, स्विच को, राउटर को, सर्वर को, प्रिंटर को, वो सारी चीज़ें जो कि एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से कनेक्ट करती हैं, उन सबको मैनेज करने का काम आता है SNMP, है ना। ये ऑपरेट करता है एप्लीकेशन लेयर, OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर के अंदर ही काम आता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस है उसकी कुछ, एक तो सेंट्रल मैनेजमेंट है, डिवाइस को मॉनिटर करता है और एनालिसिस वगैरह की रिपोर्ट वगैरह बनाता है, बस ये इसका काम है। और ये लास्ट में इन्होंने देखे हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, और ये सारे क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं। थैंक्स गॉड, भगवान तेरा शुक्रिया, सुबह से लगे हुए हैं। और अब कितने घंटे की वीडियो हुई है, एक्चुअल जो वीडियो हुई है 1 घंटा 42 मिनट की वीडियो हुई है, सारा मामला हो गया ख़त्म। अभी जाना नहीं है, पहली बात तो लाइक शेयर कमेंट करके जाना है, पहली बात शेयर कर देना। दूसरी चीज़, मेरी व्यथा सुन के जाओ हुआ क्या है सुबह से, ठीक है, उसके बाद जाओ, इसी के लिए वेट करवा रहा था भाई मैं। सुबह पहले तो रात को कोशिश करी कि वीडियो बन जाए, रात को पूरा सारे कॉन्सेप्ट सारे रीड कर लिए थे, जो जो मेरे कच्चे पक्के थे वो सब पूरे अच्छी तरीके से पढ़े, फिर सो गए। सुबह उठे 5:30 बजे उठे, 5:30 बजे से लग रहा है, एक बार वीडियो बनाई ख़राब होगी 2 मिनट की, दूसरी बार बनाई 10 मिनट की ख़राब हुई, तीसरी बार बनाई एक और ख़राब हो गई, चौथी बार बनाई 47 मिनट की वीडियो ख़राब हो गई, 5वीं बार बनाई, 6ठी बार, बहुत बार वीडियो बनाई, काफ़ी बार मेहनत करी। 1:11 हो रहे हैं, अब तो वीडियो बनी है। इस वीडियो को कोई एडिट नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, डायरेक्ट डालूंगा, कोई भी लेना देना नहीं है इसका मेरे से, मैं डायरेक्ट अभी वीडियो डालूंगा, मेरे संतुष्टि होगी कि मैंने करा दी। और मान लो अभी भी, मान लो अब मैं रिकॉर्डिंग के बटन पे क्लिक करूं और हरामखोर ये साला रिकॉर्ड ना हो, मतलब मैं रिकॉर्डिंग को बटन को स्टॉप करूं और मान लो ये रिकॉर्ड ना हो, मेरी आत्मा फूक के ख़त्म हो जाएगी भाई, मैं मर जाऊँगा भाई, इतना इतना मेरे गुस्सा आ रहा है। अगर अब मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ और ये वहाँ जाके स्टोर नहीं हुई तो भाई मामला ख़त्म है, आज के बाद से वीडियो नहीं बनाऊँगा, ये तो मैं सोच के बैठा हूँ, बहुत मेहनत करी है आज मैंने, ठीक है। तो भाई जितने भी टाइम स्टैम्प्स हैं उन सब पे कमेंट याद से करना है और अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। नेटवर्किंग के पेपर में अगर यूँ कह दी कि भाई ये वाला क्वेश्चन नहीं आता था, ISDN का आर्किटेक्चर नहीं पता था, OSI के साथ लेयर नहीं बताई थी, डाटा लिंक लेयर नहीं बताई थी, भाई
डूब के मर जाओ फिर। तुमने वीडियो देखी क्या? इतनी मेहनत करी है बंदे ने। इसको एक तो वीडियो को फैलाना है, और इस पे मेरे को सबसे ज़्यादा रीच चाहिए, बाकियों पे नहीं चाहिए, इस पे चाहिए। इसमें मेहनत करिए भाई, डबल मेहनत करिए, ठीक है। तो मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। माय नेम इज़ भवेश शर्मा। तो करेंगे अगली वीडियो के अंदर कवर कुछ, है ना? ओके, स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग। अगर ये रिकॉर्ड नहीं हुई तो गोली मार दूंगा।